हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम रीजनिंग सीरीज़ थर्ड का स्टार्टअप ले रहे हैं और इस सीरीज़ में ये आपके टॉपिक होने वाले हैं। ये सीरीज़ बहुत ही ख़ास होने वाली सीरीज़ है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग सब्जेक्ट हैं तो ये मान के चलिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होने वाले टॉपिक यही है और ये सीरीज़ आपको बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। यदि आप इस सीरीज़ के वीडियो को अंत तक देखते हैं तो यकीन मानिए आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस टाइप से संबंधित क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। रीजनिंग सीरीज़ थर्ड का पहला क्वेश्चन है जो हमारा गणित से संबंधित है, यानी क्वेश्चन नंबर 49 है। इससे पहले हमने सीरीज़ 1 और 2 रीजनिंग से संबंधित जिसमें 1 से 48 क्वेश्चन तक हमने वीडियो सॉल्यूशन दे दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। आप पहले चाहे तो उनको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 49 है, यदि किसी दर्पण में 10:40 बजे का समय दिखाया जा रहा है दर्पण में और आपको पूछ रहा है कि घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा। दोस्तों, इस प्रकार वाले प्रश्न हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको इससे प्रश्न में कैसे ध्यान रखना है चलिए देखते हैं। कभी आपको क्या करेगा, घड़ी का समय देगा और आपको वास्तविक समय पूछेगा, ठीक है। और कभी आपको वास्तविक समय देगा और घड़ी का समय पूछेगा दर्पण में। किस में पूछेगा ये चीज़ सब? दर्पण में, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में आपको बुक में 2 ट्रिक देखने को मिलेगी। एक ट्रिक होगी जिसमें आपको 11:60 में से बाकी निकला जाएगा। दूसरी ट्रिक होगी 23:60 में। उसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग बाकी निकालते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक ही ट्रिक को यूज़ करेंगे जो 23:60 वाली है और ये सब टाइम में फॉलो कर लेगी, ठीक है। कैसे करते हैं यूज चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास में समय दे रखा है 11:40 है, ठीक है। तो हमने इसको टाइम को नोट डाउन कर दिया। यहाँ पे 10:40 हमारे पास में समय दे रखा है और जब भी आपको घड़ी में समय दे रखा है, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है या फिर वास्तविक समय ज्ञात करना है तो हमेशा 23:60 में से घटाना है। तो हमने ये लिख दिए 23:60, ठीक है। जब आपने 60 में से 40 गए तो कितने बचे? 20 बचे। और इधर 3 में से 0 गया तो 3 और 2 में से 1 गया तो क्या बच गया? 1। यानी यहाँ पर घड़ी बता रही है 13:20। इस ट्रिक में आपको एक छोटा सा नोट याद रखना है। यदि यहाँ पर जैसे यहाँ 13 लिखा है, इस जगह पर यदि 12 से अधिक संख्या आए, यानी 12 से अधिक आए तो आपको 12 घटाना है। 12 घटाना है। यदि 12 से कम आए तो कुछ भी नहीं करना है। बस ये छोटा सा लॉजिक आपको याद रखना है। जब आप इसमें 12 घटाओगे तो यहाँ 13 में से जब 12 गए थे तो 1 बच जाएगा और ये 20, यानी घड़ी का जो वास्तविक समय होगा 1:20 होगा। हमारा ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार वाले प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है। 23:60 में से घटाना है। घटाने के बाद में यदि अंतर 12 से अधिक आए तो आपको उसमें 12 और घटाना है। अंतर 12 से कम है तो कुछ भी नहीं घटाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कैलेंडर टॉपिक से संबंधित है, जिसमें ये कहा गया है 19 अगस्त 1834 को गुरुवार रहा हो तो बताओ 19 अगस्त 1835 को कौन सा दिन होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में, छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए इसमें क्या है, डेट दोनों में समान है, 19 अगस्त। देखिए ईयर में देखो यहाँ 1834 था, फिर 1835 पूछ रहा है, यानी तारीख समान है, महीना समान है। वर्ष आपको ये तो अगला पूछेगा या फिर एक पिछला वर्ष पूछे तो उस प्रकार वाले लॉजिक में आपको ध्यान में रखना। सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो 1834 है उसके जो अंतिम 2 अंक को देखना है, क्या ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष या लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए हम एक ट्रिक का यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो भी आपको सन दे रखी है उसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग लगाना है। यदि 4 का भाग पूरा चला जाए तो वो वर्ष क्या होगा? लीप वर्ष होगा। अब यहाँ 4 का भाग पूरा नहीं जा रहा है
तो ये कौन सा वर्ष है? ये साधारण वर्ष होगा। अब आप कहेंगे गुरुजी कि कई बार हमारे पास में ऐसी सन आती है, जैसे कि सन लिखी हुई है 1600, तो उसके जो अंतिम अंक तो दोनों 00 है, तो उसमें 4 का भाग कैसे जाएगा? तो उसमें एक कंडीशन और है, लीप वर्ष की 2 परिभाषा है। एक तो अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए तो लीप वर्ष है, नहीं जाए तो वो साधारण वर्ष। दूसरी कंडीशन ये है कि यदि शताब्दी वर्ष में कोई समय दे रखा हो, पीछे 00 हो, तो आप हमेशा 400 का भाग लगाएं। यदि 400 का भाग पूरा पूरा जाए तो वो लीप वर्ष है, यदि नहीं जाए तो वो साधारण वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ दोनों मैंने कंसेप्ट आपको बता दिए इस टॉपिक के साथ में। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं। यानी 19 अगस्त 1834 है, 1834 साधारण वर्ष है। अगले को भी देख लेते हैं। अगला आपको कह रहा है कि 19 अगस्त 1835 बता रहा है। क्या 35 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? हम चेक करते हैं कि 35 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, यानी तीन सेंस रह जाते हैं। जब 3 सेंस रह जाते हैं तो ये साधारण वर्ष हो गया। तो हमारे वो लीप वर्ष में क्या होता है कि फरवरी 29 दिन की होती है और साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। वही चक्कर होता है, एक दिन ज़्यादा ऐड का। जब आपके तारीख दोनों में समान हो, महीना समान हो, वर्ष एक आगे पूछे, तो दोनों साधारण वर्ष हैं। साधारण वर्ष से आप साधारण वर्ष में जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। साधारण वर्ष से यदि लीप वर्ष में जा रहे हैं तो वहाँ 2 जुड़ते हैं। यदि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में आ रहे हैं तो +1 हो जाएगा। यानी इस दिन जो वार था उस वार में एक वार जोड़ दो। यानी इस दिन कौन सा वार था? गुरुवार था। तो गुरुवार में एक वार जोड़ोगे तो कौन सा वार हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। तो ये लॉजिक आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वो भी कैलेंडर टॉपिक से संबंधित है। इस प्रकार के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप एसएससी सीजीएल या एसएससी एग्ज़ाम देते हैं या फिर कोई आरपीसी का एग्ज़ाम देते हैं तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे हम कहते हैं इस क्वेश्चन की टाइप को कि वार ज्ञात करना। कभी आपको एक डेट दे देता है, उसका वार ज्ञात करना है। कभी आपको डबल डेट दे देता है और उसका वार ज्ञात करना आपको पूछता है। चलिए, यह सिंगल डेट दे रखी है और वो डेट जब सिंगल आएगी तो वो किसी खास दिवस होगी, जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, या ऐसा पूछ लेगा कि हमारा देश आज़ाद कब हुआ, उस तारीख को कौन सा वार था। जैसे कि यहाँ पूछ लिया कि संसद भवन पर गोलीकांड हुआ था और कोष्टक में आपको डेट दे दी कि 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। उस दिन क्या वार था? इस प्रकार के क्वेश्चन निकालने के लिए बेहद ही शानदार और लॉजिक ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इस ट्रिक में आपको 2-3 कोड ध्यान रखने होंगे। ठीक है, यदि आपको कोड ध्यान है तो आप आराम से इजीली से वार ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहला कोड आता है हमारा महीने का कोड, जिसे हम कहते हैं मास का कोड। ठीक है, ये लगा दिया हमने मास का कोड। तो इसमें आपको एक बेसिक कंसेप्ट याद रखना है, कुछ भी नहीं रखना है। सबसे पहले हम कर रहे हैं 12 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग, फिर 6 का वर्ग, फिर 12 का वर्ग। अब देखिए, ये मैंने एक लॉजिक लिखा है कि 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, फिर मैंने 12 का वर्ग लिख दिया। यानी इस लाइन में जो आपको दिख रही है पंक्ति में 2 बार 12 का वर्ग आया। कितनी बार आया? 2 बार आया। तो हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाले जो 12 का स्कोर है उसमें 2 जोड़ देंगे। ठीक है, हमने जोड़ दिया। अब आप इसका क्या कर लीजिए, सॉल्यूशन कर लीजिए। आप जानते हैं कि 12 का वर्ग क्या होता है? 144 होता है, तो आपने 144 लिख दिया। फिर 5 का वर्ग क्या होता है? 25 होते हैं। लेकिन जो दोनों बीच में लिखे हैं मैंने, 5 का वर्ग और 6 का वर्ग, इनके वर्ग करने के आगे, इनके आगे क्या लगाओगे आप? 0 लगाओगे। ये थोड़ा ध्यान में रखना। जब आपने देखा कि 5 का वर्ग आपने क्या लिख दिया? 025, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, संख्या 25 है। 6 के वर्ग में आपने क्या लगा दिया? 025, 036 लगा दिया। 6 का वर्ग क्या होता है? 36 होता है। फिर आपने लगाया 12 का वर्ग, 12 का वर्ग 144 होता है और प्लस में 2 जोड़ने हैं तो कितने हो गए? 146। यानी आपके 3-3 के सीरीज में ये आपके प्रत्येक महीने के कोड आ गए। यानी एक वर्ष में कैलेंडर में 12 महीने होते हैं
और 12 महीने के कोड आपको इस ट्रिक से याद हो जाएंगे। अब आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जनवरी के कितने, फरवरी के कितने, मार्च के कितने। ठीक है, अब आपको यदि क्रम याद है, सबसे पहला महीना जनवरी आता है तो जनवरी का कोड 1 है, उसके बाद फरवरी तो 4 है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये इन सब के कोड हो गए। ठीक है, ये एक जो कोड मैंने बताया है ये साधारण वर्ष के कोड है। किसके कोड हैं? साधारण वर्ष के। अब आपको पूछ ले कि सर लीप वर्ष के कोड बताओ, तो लीप वर्ष के कोड में बस आपको कुछ भी नहीं करना है, जनवरी और फरवरी का जो कोड है उसमें एक एक घटा दो, बाकी सारे महीने के कोड एकदम सेम रहेंगे। ठीक है, तो हमने किया कि ये जनवरी का कोड 1 था जिसमें 1 घटाया तो क्या हो गया 0, और फरवरी का कोड 4 था जिसमें हमने 1 घटाया तो कितने आ गए 3। ये 2 ही परिवर्तन होंगे, बाकी ऑल आर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात आपको मास के कोड निकालने वाला का तरीका मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं शताब्दी वर्ष के कोड कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसको मैं साफ कर रहा हूँ, यदि आप स्क्रीनशॉट लेते रहना और आराम से पढ़ते रहिए इसको। ये जो आज की सीरीज़ है बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहना। अब हम बता रहे हैं आपको शताब्दी के कोड। ठीक है, तो मैंने एक आधार वर्ष ले लिया शताब्दी में 1600 ले लिया। ठीक है, और आप कहेंगे कि सर ये 1600 शताब्दी वर्ष है, क्या ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? तो ये बिल्कुल लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें 400 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। ठीक है, जब 400 का भाग पूरा पूरा जाए उस वर्ष को लीप वर्ष कहते हैं, और उस वर्ष के जो शताब्दी कोड होंगे, यानी इसमें सेंसफल क्या बच रहा है, 0 बच रहा है, तब उसके शताब्दी कोड होंगे हमेशा 6। बस आपको एक चीज़ याद रखना कि शताब्दी वर्ष है, जो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा उसके कोड 6 होंगे। ये आपने एक थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बस बाकी मेरे पे छोड़ दीजिए आप। अब जब आप 1500 1600 से जो ऊपर जाएंगे, सन में 1500, 1400, 1300, 1200 ऐसे चलते हैं। एक बार तो हम ये हो गए हमारे 1500, 1400, 1300, इस प्रकार से। जब आप ऊपर जाएंगे तो क्रम क्या होगा, बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे। जैसे कि 1500 के कोड क्या हो जाएंगे, 6 तो हमारा आधार से, इसके बाद में हमने क्या कर दिया 0। 1400 के कोड हो जाएंगे 2, 1300 के कोड हो जाएंगे 4, और 1200 के कोड क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। यानी आपने देखा कि 6 से जब आप चलते हैं ऊपर तो बढ़ते हुए क्रम में संख्या आ रही है 0, 2, 4, 6। ठीक है, जब आप 6 से जब नीचे आएंगे तो संख्या घटते हुए क्रम में आएगी। जैसे आप आगे 1700, तो 1700 को क्या हो जाएगा, 6 के बाद में संख्या क्या आ जाएगी 4। ठीक है, अब आप आगे 1800 पे, तो 1800 पे संख्या आ जाएगी 2। 1900 की बात करें तो 1900 की संख्या आ जाएगी वापस कहाँ आ गए, 0 पे आ गए। यानी आपका ये क्रम चल रहा है 6 4 2 0, 6 4 2 0, 6 4 2 0, जो भी संदेह उसके अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2000, 2100 या 2200 सन, ऊपर बात करें तो 1200, उससे ऊपर वाले कोई शताब्दी वर्ष का आपको तारीख या वार करना नहीं पूछेगा। चलिए हम 2000 की बात कर लेते हैं। 2000 शताब्दी वर्ष दे रखा हो तो उसका क्या होगा, जब 0 आ गया, 0 आने के बाद में वापस 6 आता है, और 2100 शताब्दी वर्ष पूछे तो ये 4, और 2200 शताब्दी वर्ष पूछे तो ये क्या हो गया 2। ठीक है, और 2300 पूछे तो फिर वापस 0। तो ये शताब्दी कोर्स आपको रटने नहीं है, बस एक आधार वर्ष को ध्यान में रखना है 1600, जिसके शताब्दी वर्ष कोड 6। ऊपर जाओगे तो 0 2 4 6, नीचे जाओगे तो 6 के बाद में 4 2 0, फिर वापस 6। यानी ये क्रम इस प्रकार से चलेगा। चलिए ये कोड भी आपको ध्यान में रह गया। अब हमारे पास में एक कोड बचा है जो होता है वार का कोड, ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। चलिए उसको भी हम कर लेते हैं इसके अंदर।
ये नहीं कोई वार दे रखा है और उस वार का कोड पूछेगा तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपकी बुक में अलग अलग मिलेगा, हो सकता है कि ये मेरी ट्रिक आपसे अलग हो। यदि आप बुक ही फॉलो करें तो बुक करें, और ये आपको बेटर लगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ संडे को सबसे ऊपर रखता हूँ, आपकी बुक में मंडे को ऊपर रखा हुआ भी मिलेगा, कोई नहीं। यदि आप वो विधि फॉलो करें तो उत्तर भी वही आने वाले हैं, और इस विधि को करेंगे तो उत्तर भी वही आएंगे, सेम ही। यानी संडे को मैं वार हमेशा 1 नंबर देता हूँ कोड, ठीक है। तो सोमवार को क्या दूंगा, 1 के बाद 2, फिर मंगलवार को 3, ऐसे करते करते हमारा क्रम चलेगा। बुध को 4, गुरुवार को 5 और शुक्रवार को मैंने दे दिए 6। शनिवार को मैंने ये कोड दिया। आपको 6 के बाद में 7वां नहीं देना, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, लेकिन क्रम 1 से शुरू करना है। 6 के बाद में एक बार आपको क्या लगाना है, 0 लगाना है। ये भी बताऊंगा कि 0 क्यों लगाया, क्योंकि हम क्या करेंगे, ये जो वार के कोड ज्ञात करने के लिए हमेशा सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और जो भी संख्या दी हुई होगी हमारी तारीख की, उसमें हम 7 का भाग लगाएंगे। जब आप 7 का भाग लगाओगे तो शेषफल 7 से कम ही बचेगा, 7 या 7 से अधिक बचेगा ही नहीं। तब हम क्या करेंगे, 0 से 6 तक ही शेषफल बचेंगे। तो हमने नंबरिंग क्या दे दी, संडे को 1, सोमवार को 2, मंगलवार बुधवार, ऐसे करते हुए शनिवार को नंबरिंग क्या दोगे, 0। बस ये 3 तरह के कोड आपको याद रखने हैं, और इस प्रश्न में कुछ भी नहीं करना है। बड़े आराम से इजीली एक क्वेश्चन आप राइट कर सकते हो हर एग्जाम में। चलिए इस क्वेश्चन की प्रोसेस पे आते हैं। ये जी हमारा मिटा दिया मैंने आपको। अब देखिए, एक छोटा सा सूत्र आएगा, जब भी वार ज्ञात करने को कहे तो उस सूत्र को सबसे पहले हमने क्या निकाला, मास का कोड निकाला, यानी महीने के कोड निकाले, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तारीख दी हुई है, तो अब आप क्या लिखोगे, तारीख प्लस उसके बाद में महीना दे रखा है तो मास का कोड, ठीक है। और उसके बाद में ये जो भी वर्ष दे रखा है शताब्दी वर्ष है, ठीक है, यानी ये शताब्दी 2001 है। इसको हम शताब्दी कैसे यूज करेंगे, 2001 से शुरू लगा करके 2099 तक कोई सन दे रखी है तो भी आपको शताब्दी वर्ष 2000 मानना है। जब 2100 आ जाए तो फिर वो शताब्दी वर्ष 2100 में काउंट होगा, जो मैंने ये बताई आपको शताब्दी वर्ष के कोड में। चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया शताब्दी वर्ष, ठीक है। और उसके बाद में ये शताब्दी वर्ष के कोड लगाने हैं यहाँ पे। उसके बाद में आपको लिखना है वर्ष जो अंतिम 2 अंकों का होता है। जो भी वर्ष होगा, जो पीछे जो 2 अंक होंगे अंतिम, वो हमारे वर्ष होंगे। उसके बाद में एक चीज़ और आएगी इसमें, लीप वर्ष, यानी लीप वर्ष लिखना है आपको। क्या लिखना है, लीप वर्ष। ये चीज़ लिखने के बाद में इन सब की योग में 7 का भाग लगाना है। जब आप 7 का भाग लगाओगे तब भाग पूरा पूरा जाने के बाद में जो शेष फल बचता है वो नंबर कितना बचता है, जो नंबर बचेगा उस नंबर के आगे देखिए आप वार वाले कोड में, जैसे 5 बचा तो 5 नंबर किसका है, 3 बचा तो 3 नंबर किस वार का कोड आ रहा है, वही आपका आंसर होगा। चलिए प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं आपको। आ जाइए, तो सबसे पहले बात करते हैं, तो तारीख क्या है यहाँ पे, 13 तारीख है। अब आ जाइए साहब, महीने के कोड, मास के कोड। मैंने एक ट्रिक बताई थी, 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 12 के वर्ग में 2 जोड़ना। दिसंबर जो महीना है क्या पहले आता है या सबसे लास्ट में आता है, सबसे लास्ट में आता है। और सबसे लास्ट वाले कोड क्या था, 12 के वर्ग में 2 जोड़ना, यानी 146 था। तो सबसे लास्ट वाला महीने के कोड क्या होंगे, 6 होंगे। तो हमने दिसंबर के कोड लिख दिए 6। और उसके बाद में मैंने आपको बताए थे शताब्दी वर्ष। क्या बताए थे, शताब्दी वर्ष बताया था, जिसमें मैंने बताया था
ये जो 2001 है तो शताब्दी तो कौन सी चल रही है, 2000 वाली चल रही है। वर्ष इसके ऊपर कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे। अब आप देखिए क्या ये शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है। क्या इसमें 400 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, बिल्कुल पूरा पूरा जा रहा है। ऐसे करके आप देख सकते हैं। या फिर मैंने जो आपको सीरीज़ बताई आधार वर्ष 16 सा मान लेना है, यानी जिसमें 400 का भाग पूरा पूरा जाएगा, उस शताब्दी वर्ष का जो कोड होगा वो हमेशा 6 होगा, क्योंकि उसमें सेंसबल 0 बचता है तो उसका कोड 6 होगा। बाकी आपको किताब में कन्फ्यूज़न करने वाले कोड मिलेंगे, इस वाले लॉजिक को ध्यान में रखना है। चलिए ये चीज़ आपके हो गई, यानी तारीख हो गई, महीना हो गया और शताब्दी वर्ष के कोड हो गए। अब जो वर्ष बचा है, अंतिम 2 अंक या 0 व 1 है वो लिख दो। और लीप वर्ष देखो, क्या 1 में 4 का भाग जा रहा है क्या पूरा पूरा, नहीं जा रहा है गुरुजी। जब नहीं जा रहा है तो वहाँ पर आप लीप वर्ष क्या लिखोगे, 00 लिखोगे, लिख दीजिए। और ये चीज़ करने के बाद में आपको चेक करना है कि ऊपर जो आपने प्लस प्लस में लगा करके जोड़ किए वो 5 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तारीख, दूसरी मास का कोड, तीसरी शताब्दी वर्ष का कोड, चौथी वर्ष और 5वीं लीप वर्ष, और बट्टे में 7। ऐड करेंगे तो देखेंगे 13 और 1 ये कितने हो गए, 14। और 14 में जब आपने 6 जोड़ा तो 20 हो गए, और 20 में 6 जोड़े तो कितने हो गए, 26। और 26 में आपने किसका भाग लगाया, 7 का भाग लगाया। किस में लगाया, 26 में लगाया। कितनी बार गया, तो आपने कहा 7 3 21, 3 बार गया और बच गए कितने, 5 बट्टे गए 7। यानी आपका जो ये ऊपर बचेगा वही सेंसफल होगा। अब आप देखिए जो मैंने वार के कोड आपको लिखाए हैं उसमें 5 के आगे कौन सा वार आ रहा है, यानी संडे से आप नंबरिंग शुरू करेंगे। एक नंबर आपको किसका आ रहा है, रविवार का आ रहा है, 2 नंबर सोमवार का, 3 नंबर मंगलवार का, 4 नंबर बुधवार का, और 5 नंबर किसका आ रहा है, गुरुवार का 5 नंबर आ रहा है। तो उस दिन कौन सा वार था, गुरुवार था। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैंने डिटेल से करवाने के लिए, हो सकता है कि इसमें आपको टाइम ज़्यादा लगा हो, ये नहीं समझे कि आपको भी उस समय इतना ही टाइम लगेगा। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस क्वेश्चन को यूं ही चुटकियों में मात्र 45 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। यदि कल से पहले का दिन शुक्रवार था तो कल के बाद कौन सा दिन होगा। ये भी बहुत अच्छी टाइप है, हर बार पूछी जाती है। कांस्टेबल, बीएसटीसी, पीटीटी, पटवार, ये जो छोटे लेवल के एग्जाम हैं, इन सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हो सकता है कि आपके फर्स्ट ग्रेड में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लें। चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसका भी एक लॉजिक ट्रिक है। जब आज कल और आने वाले कल, बीता हुआ कल, इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको एक सबसे बीच में बनाना है आज, ठीक है, और ये कल, कौन सा कल, आने वाला कल, और ये बीता हुआ कल, ये यहाँ कर दिया। अब आप देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि कल से पहले का दिन शुक्रवार था यानी पास्ट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको क्या बीते वाले कल के, और इस कल के पहले वाला दिन क्या बता रहा है, ये शुक्रवार बता रहा है। ठीक है, और पूछ रहा है कि कल के बाद कौन सा दिन होगा, यानी आज ये है, कल यहाँ पे है, और उसके बाद कौन सा दिन होगा, यानी ये वाला दिन आपको पूछ रहा है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जब आप बाएं से दाएं ओर जाओगे तो वार में प्लस करते हुए चलेंगे, और जब आप इस साइड से जाओगे, कहाँ से, दाएं से बाएं की ओर, तो वार को आप माइनस करते हुए चलेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो कल से पहले का दिन शुक्रवार था तो कल क्या हो गया, शनिवार हो गया। तो आज क्या हो गया, रविवार हो गया। तो फिर कल क्या होगा, सोमवार होगा। तो कल के बाद कौन सा वार होगा, मंगलवार होगा। तो इस प्रकार वाले क्वेश्चन आपको आते हैं, लॉजिक से करने होंगे, बहुत ही बढ़िया और आसान तरीके से आते हैं। यानी ये सीरीज़ मैंने सबसे पहले भी आपको बता दिया था कि बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आपको इस सीरीज़ को पूरा देखिए, आनंद लीजिए, कभी इस टाइप के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मानता हूँ मैं इसको, समय से संबंधित वाला, और ये हर बार पूछे जाते हैं
कई बार ये टाइमिंग वाला पूछता है, कई बार बस की यात्रा का पूछता है, एक क्वेश्चन फिक्स आता है। चलिए करते हैं। एक अध्यापक विद्यालय में 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। गुरुजी है जो विद्यालय में 20 मिनट बाद में आते हैं, जो टाइम दे रखा है विद्यालय का उसका। और वहाँ के जो प्रधानाध्यापक है यानी प्रिंसिपल महोदय हैं, वो अध्यापक से भी 15 मिनट बाद में पहुँचते हैं, उससे भी 15 मिनट बाद में पहुँचते हैं। कौन? प्रिंसिपल राजा है, लेट ही आएंगे। चपरासी जो है वो सही समय से 15 मिनट पहले पहुँच जाता है। चपरासी है, उसको ज़रूरी काम पहले करना होता है, तो जो टाइम स्कूल का दे रखा है उससे 15 मिनट पहले वो आ जाता है। और चपरासी आते ही क्या करता है? घड़ी देखता है। यानी चपरासी जब विद्यालय में पहुंचता है तो घड़ी देखता है, तो उस घड़ी में वो कहता है कि 10:15 का समय होता है। तो बताओ प्रधानाध्यापक विद्यालय कब पहुंचा? या फिर आपको यूँ भी पूछ सकता है कि गुरुजी कब पहुँचे। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार ट्रिक के साथ बता रहा हूँ दोस्तों। ये इस टाइप के क्वेश्चन कभी आपके गलत नहीं होगी। हो सकता है कि मैं इसको मैथ के तरीके से बताऊँ, लेकिन ये तरीका बहुत ही बढ़िया है। यानी आपको क्या करना है, स्कूल पहुंचने का अभी हमारे पास में जो सही समय है वो पता नहीं है, सबसे पहले तो वो पता करना है। तो हम कहेंगे कि माना कि विद्यालय पहुंचने का सही समय, विद्यालय पहुंचने का जो समय है वो x है। जब आपको कोई चीज़ पता ही नहीं है तो आप 100 या x मानते हैं, तो हमने यहाँ x मान लिया। ठीक है, तब आपके यहाँ क्वेश्चन बनेंगे अध्यापक जी कब आते हैं विद्यालय। यदि राइट टाइम x है तो अध्यापक जी x बजे से 20 मिनट बाद आते हैं, यानी अध्यापक जी x+20 टाइम पर आ रहे हैं। और जो प्रिंसिपल महोदय हैं, प्रधानाध्यापक, ये क्या करते हैं, जो आपके जो गुरुजी है उनसे भी 15 मिनट बाद में आते हैं। तो ये टाइम भी काउंट कर लो, उसके अंदर x+20 प्लस क्या कर देंगे आप, 15 मिनट बाद में आते हैं। चपरासी क्या करता है, सही समय से 15 मिनट पहले आता है। जो सही समय दे रखा है x, माना कि हमने माना, उससे 15 मिनट पहले आता है। पहले आता तो हमेशा आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, और वो क्या करता है, घड़ी में देखता है, तो टाइम क्या है, 10:15 है। बराबर में आप लिख देंगे 10:15। दोस्तों आपने बीजगणित में जो समीकरण सॉल्व किए होंगे, रैखिक समीकरण वाले, चर पद को चर में, अचर को अचर में ले गए होंगे, ठीक वैसा ही करना है यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है आपको। अब देखिए यहाँ पर ये जो माइनस के 15 है, जब ये इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, जब आप इनको क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, तो ये माइनस के जो 15 है ये इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के 15 हो जाएंगे। तब आपने लिखा x बराबर, आपको क्या करना है, मिनट है जो मिनट में ही जोड़ने हैं, घंटे में नहीं जोड़ना है। यानी 10 बजे यानी घंटे के हैं, 15 मिनट है तो आप मिनट में जोड़ेंगे। तो 10 बजे को ज्यों का त्यों लिख दो, 15 और 15 कितने हो गए, 30 मिनट हो गए। यानी x जो आपने माना था, विद्यालय पहुंचने का जो सही समय था वो क्या था, 10:30 था। अब आपको क्या पूछ रहा है, प्रधानाध्यापक जी विद्यालय कब पहुंचे। तो देखिए प्रधानाध्यापक जी वाला समीकरण क्या है, x+20+15। x की जगह आप लिख देंगे 10:30 प्लस आपके कितने मिनट, 20 मिनट, प्लस आपके कितने मिनट, 15 मिनट। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें 30 और 20 कितने हो गए, 50 मिनट, 50 और ये 10 मिनट, 15 मिनट है, तो 60 और 65 मिनट हो गए। कितने मिनट हो गए, 65 मिनट हो गए। और आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तब आप क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा मिनट है 5 मिनट तो ये यहाँ लिखे जाएंगे, और ये जो इसमें से जो 60 जो मिनट है पूरा का पूरा जब इधर आएगा तो 1 घंटा जुड़ेगा। तो 10 में 1 घंटा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 11। यानी 11:05 पे प्रधानाध्यापक जी कहाँ पहुँचे, विद्यालय पहुँचे। ठीक है, इसी प्रश्न को यदि ये कह देता कि अध्यापक जी कब पहुँचे,
तब आप क्या करेंगे, 10 30 में 20 जोड़ते, यानी 10:50 पर अध्यापक जी विद्यालय पहुंचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6:33 बजे घंटे व मिनट की सुई के बीच में कितने अंश, अंश का मतलब होता है डिग्री का कोण होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार इस प्रकार के पूछे जाते हैं। यानी जब आपको एक एक्चुअली टाइम दे देता है 10:20 या 6:33 पर, दोनों सुइयों के बीच में घंटे और मिनट या घंटे के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा, तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक सूत्र है, वो बस आपको याद रखना है और यूँ चुटकियों में आप इस प्रकार के कोण को ज्ञात कर सकते हैं। ट्रिक है 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे और बट्टे में क्या लगाना है, 2 लगाना। ठीक है, तो अब यहाँ आप देखिए ये घंटे कितने हैं, 6 हैं, मिनट कितने हैं, 33 हैं। तब आप क्या करेंगे, 11 को किससे गुणा करोगे, 33 से करोगे, माइनस 60 इंटू किससे गुणा करोगे, 6 से करोगे और बट्टे में क्या लगाओगे, 2 लगाओगे। चलिए जब आप 11 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 11 33, हसल के कितने लगे, 3। फिर 11 को 3 से गुणा किया, 33, हसल के कितने लगे, 3, तो फिर कितने हो गए, 36। माइनस 6 को 6 से गुणा किया तो 6 चंगारी 36, यानी ये कितने हो गए, 360। बट्टे में क्या हो गए, 2, और ये बाकी निकाला तो क्या आया, 3/2। आपको ये ध्यान रखना, इस ट्रिक से जब आप आंसर निकालते हैं, यदि आपका आंसर प्लस में आए तब आपका जो कोण है वो घंटे और मिनट की सुई के बीच में होगा। यदि आपका आंसर माइनस में आए तो वो कोण मिनट व घंटे की सुई के बीच में होगा, यानी ये वापस विपरीत हो जाएगा। ठीक है, यदि आपका आंसर प्लस में आया और आपको पूछ रहा है माइनस वाला, तो आप क्या करेंगे, माइनस वाला ज्ञात करने के लिए आप 360 डिग्री में से घटा देना। ठीक है, अभी हमें पॉजिटिव वाला ही पूछा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, हम क्यों घटाएंगे। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं। क्या हमारा आंसर इसमें से 3/2 मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, तो हम और करते हैं। 2 का भाग जब 3 में दिया तो कितनी बार गया, 1 बार गया। फिर क्या बच गया, 1 बच गया। अब 1 में 2 का भाग नहीं जा रहा तो सेंसफल में आप ऐसे लिख दिए, तो ये क्या हो गया, 1 से 1/2 डिग्री। तो हमारा आंसर कौन सा राइट हो गया, आंसर नंबर 1। ठीक है, तो इस ट्रिक को आपको ध्यान में रखना है, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे बट्टे 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घड़ी में 10:20 हैं, तो घड़ी का जल प्रतिबिंब ज्ञात करो। अभी थोड़ी देर पहले हमने घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब बताया था कि आपको दर्पण प्रतिबिंब में समय देकर के वास्तविक समय पूछेगा, कई बार वास्तविक समय देकर के दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा, तब आपको हर बार 23/60 में से घटाना था। ठीक है, इसी में भी हम एक ऐसा ही ट्रिक बताने वाले हैं हम आपको कि यदि आपको घड़ी में वास्तविक समय देकर के जल प्रतिबिंब पूछे या फिर जल प्रतिबिंब देकर के वास्तविक समय पूछे, तब भी आपको हर बार आपकी बुक में 2-2 ट्रिक मिलेगी, लेकिन हम एक ही ट्रिक का यूज करेंगे। आप इस ट्रिक का यूज करेंगे 18-30 में से घटाना। किस में से घटाना, ये तो आप 18-30 में से घटा सकते हैं, या इसको मैं यूँ लिख दूँ 17-90, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने यहाँ 18 में जगह मैंने 17 लिखा। इसका मतलब जो 1 घंटा है वो मैं इधर लेके आ गया। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, जब 1 घंटा यहाँ पूरा आएगा तो उसमें 60 मिनट होते हैं। तब आपने देखे 30 और 60 जुड़ के कितने हो गए, 90 मिनट, और 1 घंटा कम हो गया तो 17-90। कई बार आपके मिनट 30 से ऊपर दिए हुए हैं, तब आप इस ट्रिक से घटा लेना, कम दिए हुए तो 18-30 में से घटा लेना, आपके आंसर बिल्कुल राइट होंगे। ठीक है, एक ही ट्रिक में सारा काम फिनिश। चलिए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं कि घड़ी में क्या समय दे रखा है, 10:20 दे रखा है, 10:20 दे रखा है, और यहाँ जब टाइम 20 मिनट या 30 से छोटा है तो हम 18-30 से भी घटा सकते हैं। आप चाहो तो 17-90 से भी घटाओगे तो भी वही आंसर होने वाले हैं। चलिए 30 में से 20 गए तो क्या बच गया, 10, और क्या हो गया, ये 8 आ गया। 18 में से जब 10 गए तो क्या हो गया, 8, यानी 8:10 क्या होगा, घड़ी का जल प्रतिबिंब होगा। या ऑप्शन नंबर डी होगा, या 50 की जगह आप 10 कर लीजिए, ये डी ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही होगा। ओके, यदि कई बार क्या होता है जब आप इस प्रकार के घटाओगे, माना कि यहाँ पर भी क्या होता है, योग 12 से जब अधिक आ जाए तो आप 12 घटा लेना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं मैट्रिक्स से संबंधित क्वेश्चन ले रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में 2-3 पूछे जाते हैं। ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चन आपके आए, आप सॉल्व कीजिए, इस टाइप के मेथड के आपको मिल जाएंगे। जैसे कि एक वर्ताकार दिया है जिसके बीच में एक y बना हुआ है और 3 संख्याएं लिखी गई हैं। इसमें प्रत्येक में जो संबंध है वो सब आगे में मिलना चाहिए। जैसे कि आपने देखा पहले में 15 है, इधर 30 है, इधर 45 है, यानी आपको लग रहा है कहीं ना कहीं 15 का पहाड़ा चल रहा है या 15 के गुना में चल रहा है। तो हमने देखा कि 15 दूना 30 और 15 3 45 आ रहा है। चलिए क्या नेक्स्ट अगले वाले डायग्राम में भी ऐसा आ रहा है क्या, चेक करते हैं। 12, 24 और 36, हाँ जी अगले वाले में से गुणा में चल रहा है 12 का। फिर अगले में देखिए 21, 42, तो अगला क्या होगा सोचिए। ये 21 का गुना चल रहा है। जब 21 का गुणा चल रहा है तो 21 दूनी 42 और 21 तिया 63, क्योंकि 1, 2 और तीसरा गुना मांग रहा है तो 21 तिया 63, इसका आंसर क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, जिसमें लिखा हुआ है 14/84, 12/60, 10/40, 16 और नीचे लिख दी खाली जगह। इसकी जगह आपका क्या आंसर आएगा। तो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये तारतम्यता बनी हुई है, ऊपर वाली संख्या का गुना नीचे आ रहा है। हमने देखा कि ये 10 को किससे गुणा किया, 10 को जब आपने 4 से गुणा किया तो 40 आया। 12 को आपने 5 से गुणा किया तो क्या आया 60 आया। और 14 को जब आपने 6 से गुणा किया तो 6 चौक 24, असल के 2 और 8 84। ठीक है, यानी ये क्रम हुआ 4, 5, 6 बढ़ता हुआ चल रहा है। और ये अगला यहाँ संख्या पूछ रहा है कि 16 को मैं किससे गुणा करूँ। तो ये देखिए आप 6, 5, 4, तो अगली संख्या क्या होगी यहाँ पे 3 होगी, क्योंकि 4 के जस्ट अगले वाले गुणे में 3 आ रहा है इधर। तो आप कह करेंगे 16 3 क्या हो रहे हैं 48 होते हैं। और 48 कहाँ पे हैं, ऑप्शन नंबर सी ये हमारा राइट है। अगला देखिए, इसमें लॉजिक कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं ये मैथ वाला लॉजिक लगे, आप अपने लॉजिक से आंसर निकाल सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, गोल घेरा बना हुआ है, एक अंदर संख्या लिखी हुई है, चारों तरफ से 4 संख्या लिखी हुई है। इसका मतलब कुछ न कुछ लॉजिक लगा करके बीच वाले 23 आपको लाने हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले 16 में से 9 को घटाया। जब आपने 16 में से 9 को घटाया तो क्या आया 7 आया। फिर हमने देखा कि 38 में से 22 को घटा के देखते हैं कुछ आ रहा है क्या। ठीक है जी, हमने घटाया तो कितने आ गए 16 आ गए। क्या इन दोनों की योग आ रही है क्या 23, बिल्कुल 23 आ रही है। तो इसका मतलब ये लॉजिक यहाँ बैठ गया। तो ये भी लॉजिक इसमें लगेगा। 32 में से जब आप 26 घटाओगे तो क्या आ रहा है 6 आ रहा है। और फिर आप 56 में से जब 24 घटाओगे तो क्या आ रहा है वो आएगा। फिर इन दोनों का आप क्या कर लोगे ऐड कर लोगे, वही हमारा आंसर होगा। तो हमने देखा 6 में से 4 गए तो क्या बच गए 2, फिर 5 में से आपके 2 गए तो क्या बच गए 3, और जब इन दोनों को जोड़ा तो योग क्या आ गया 38 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे श्रृंखला से संबंधित हैं जिसे हम कहते हैं सीरीज। ठीक है, इसमें आपको पूछा गया कि अगला पद क्या आएगा, यानी नेक्स्ट पद क्या आएगा जहाँ पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ। ठीक है, तो हमने श्रृंखला लिखी यहाँ पे 6, 16, 36, 76, 156 और 316। फिर क्या अगला क्या आएगा। हमने देखा कि श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ रही है, एकदम नहीं बढ़ रही है, एकदम भी नहीं घट रही है। ठीक है, तो जब धीरे धीरे श्रृंखला बढ़ रही है इसका मतलब कहीं न कहीं प्लस का मामला है और गुणा भी हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, तब आपने देखा कि 6 से हमें 16 लाना है, कैसे लाओगे, ये तो आप अंतर करोगे तो 10 आएगा। फिर हमने आगे अंतर किया तो 20 आया। फिर हमने आगे अंतर किया तो क्या आया 40 आया। फिर आगे ऐसे अंतर कर लिया, इस अंतर से भी हमारे क्वेश्चन राइट हो सकते हैं। या फिर आप चाहो कि कोई गुणा का मैटर लेके आऊँ मैं, तो गुणा का पहले कर लेता हूँ, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए जिससे। जैसे मैंने किया कि मैंने 6 को 2 से गुणा किया, फिर मैंने जो भी बचा उसमें जोड़ लिया तो क्या हुआ 6 दूनी 12 और 4 कितने हो गए 16 हो गए। फिर मैंने क्या किया 16 को भी 2 से गुणा किया और 4 जोड़ दिया, 16 दूँ 32 और 4 कितने हो गए 36।
फिर इसमें भी हमने क्या किया, 2 से गुणा किया और 4 जोड़ा, 2 से गुणा किया और 4 जोड़ा, 2 से गुणा किया और 4 जोड़ा। अब इधर भी आप क्या करोगे, 2 से गुणा करोगे और 4 जोड़ोगे। आप क्या करेंगे, इस प्रकार वाली सीरीज़ में 2 या 3 पद देख लीजिए, यदि सेम में 2 का गुणा 4 चल रहा है तो आगे भी ऐसा ही चलेगा। चलिए, जब हमने 316 को 2 से गुणा किया तो 6 दूनी 12 हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 क्या हो गया 3, फिर 3 दूनी 6। अब इसमें 4 जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे, 636 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए इस प्रकार वाली यदि आप इसमें प्लस वाला सिस्टम करके देखेंगे तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। श्रृंखला बढ़ रही है धीरे धीरे, तो चलिए वो भी हम करके अप्लाई करके दिखा देते हैं आपको। ओके, यहाँ हमारे लिखे हुए थे 56, यहाँ 316 और अगला पद पूछा। अब आप क्या करेंगे, अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे। जब आपने 16 में से 6 को घटाया तो कितने का अंतर आया, 10 का आया। और 36 में से जब 16 को घटाया तो 20 का अंतर आया। अगले ज्यों घटाएंगे तो क्या आ रहा है, 40। यानी ये कहीं ना कहीं अंतर डबलिंग में बढ़ रहा है। 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, फिर 20 का डबल 40 का अंतर, 40 का डबल अगला क्या आएगा, 80 का अंतर आएगा। और 80 का डबल अगला क्या आएगा, 160 का अंतर आएगा। और 160 का डबल अंतर यानी 320 का अंतर आएगा। अब आप क्या करेंगे, 316 में जब 320 जोड़ेंगे तब आपके आंसर क्या आ जाएंगे, 636 आ जाएंगे। ये भी बिल्कुल ट्रिक राइट है, चाहे आप मेथड कौन सा भी लगाओ, आंसर आपके राइट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको एक श्रृंखला देंगे, कई बार तो ये वाला देगा कि इसका अगला पद ज्ञात करो, या फिर श्रृंखला में देगा कि एक पद गलत है उसको बताइए, या फिर आपको ABCD वाली श्रृंखला देगी कि इसमें खाली जगह भरिए। 3 टाइप के क्वेश्चन श्रृंखला में आते हैं। चलिए सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं। ये जो श्रृंखला लिखी हुई है इसमें कोई न कोई एक पद ऐसा है जो गलत है, वो आपको बताना है। और वो कब बताओगे, जब मैंने अभी लॉजिक बताया, इस प्रकार के लॉजिक लगा करके सरल करोगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा पद गलत है और कौन सा पद सही है। चलिए इसमें देखेंगे 2 के बाद 6 आ रहा, 6 के बाद 12, 27, 58, यानी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, एकदम नहीं बढ़ रही है। चलिए इसमें देखते हैं, यानी मैं कहीं ना कहीं गुणा देखूं तो इसमें लगभग दुगुने के रूप में संख्या बढ़ रही है, कुछ 1-2 प्लस माइनस हो रही है। तब हमने देखा कि 2 को 2 से गुणा किया, ठीक है, एक बार हम 2 जोड़ के देखते हैं, तब यहाँ 6 आ रहा। फिर हमने देखा कि 6 को 2 से गुणा किया, अब यहाँ कुछ जुड़ नहीं रहा। अगला पद देखेंगे तो 12 में हमने 2 से गुणा किया और क्या जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है। अगला पद देखेंगे 27 में 2 से गुणा किया और 4 जुड़ रहा है, यानी कहीं न कहीं यहाँ जुड़ेंगे। यदि यहाँ 4 जुड़ा, 3 जुड़ा, तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा। जब हम इसमें 2 जोड़ेंगे तब क्या होगा, तो फिर यहाँ क्या जुड़ेगा, 1 जुड़ेगा। ये लॉजिक इस प्रकार से आपको सीक्वेंस बैठाना है। तब हमने 2 को 2 से गुणा किया और 1 जोड़ा, तो यहाँ क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, जबकि यहाँ लिखा हुआ क्या है, 6। तो हमारा गलत पद कौन सा हो गया, ये यहीं पता चल गया कि 6 नंबर क्या है, गलत है। फिर आपने देखो 5 के 2 से गुणा किया और 2 जोड़ा 12 आ गए। इस प्रकार से सीक्वेंस चलता रहेगा, 2 से गुणा को 5 जोड़ो, फिर 2 से गुणा करो और 6 जोड़ो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो श्रृंखला के 3rd नंबर टाइप वाला क्वेश्चन है वो इस टाइप का आता है, जिसमें सीरीज़ आपको दी हुई होती है और उसमें से ABCD के अक्षर से सीरीज़ को सेट करना होता है। चलिए कैसे करते हैं। सबसे पहले इस प्रकार वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो संख्या दे रखी है यानी अक्षर दे रखे हैं उनको काउंट करने कितने हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। ठीक है, यानी 18 अक्षर है, इसके कितने टुकड़े कर सकते हैं हम। इसके देखिए हम 9 × 2 के टुकड़े कर सकते हैं, 2 पार्ट डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जब सरल करने में थोड़ी दिक्कत होगी तो छोटे करने की कोशिश करेंगे, तो 6 × 3, 6 अक्षरों के 3 पार्ट डिवाइड कर सकते हैं। क्या इससे छोटा और कुछ कर सकते हैं क्या, या फिर 3 पार्ट के 6 कर सकते हैं, तब भी दिक्कत होगी। तो ये कॉमन पार्ट ये बैठेगा, यानी इसके 6 पदों में टुकड़े कर दो, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ मैंने एक स्लैश की लाइन खींच दी। फिर आप 6 अक्षर और देख लीजिए और फिर आप क्या कर दीजिए, ऐसे लाइन खींच दीजिए और फिर 6 अक्षर देख लीजिए।
फिर आप देखिए कहीं ना कहीं इनमें आगे पीछे कॉमन का रूप चलता रहेगा। देखिए आप देख रहे हैं बी के बाद में डबल सी आ रहा, इधर भी देखेंगे तो बी के बाद में, बी के जस्ट बाद में सी आ रहा है और बी के पहले भी बी आ रहा है, तब यहाँ देखेंगे कहीं ना कहीं बी आ सकता है। अभी हम लॉजिक चेक कर रहे हैं। देखिए यहाँ डबल है, फिर यहाँ एक है सिंगल, फिर देखिए यहाँ डबल बी और डबल सी, यानी कहीं ना कहीं डबल वाला रोल चल रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, डबल सी है डबल बी है तो यहाँ डबल ए करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले वाले ऑप्शन में हमने लिखा ए। देखे ए कहाँ कहाँ है, यानी ये हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अभी हमारे पास में 3 ऑप्शन बचे, डबल ए डबल बी डबल सी, फिर अब इधर भी हम डबल ए डबल बी और डबल सी करेंगे तो अगला हमारा ए और सी कहाँ आ रहा है, यानी डबल ए सी कहाँ पे बैठ रहा है, एक तो यहाँ बैठ रहा है और कहीं नहीं बैठ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया ये। और अगले वाले में क्या आ जाएगा बी, यानी हमारी श्रृंखला चल रही है डबल ए डबल बी और डबल सी के रूप में चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो वेन आरेख से संबंधित है। इससे क्वेश्चन को करने से पहले मैं 2 क्वेश्चन अगले वाले बताऊंगा आपको। चलिए वेन आरेख में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सबसे सिंपल और इजी क्वेश्चन पूछे तो ये क्वेश्चन बनता है, आपको कोई 4 वेन आरेख दे देगा और एक क्रम पूछ लेगा कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। चलिए आपको नाम दे दिया चाय कॉफ़ी और पेय दे दिया, आप बताइए चाय कॉफ़ी और पेय का कौन सा वेन डायग्राम सही होगा। आपको यहाँ अंतर करना है। देखिए चाय भी तरल पदार्थ है, कॉफ़ी भी तरल पदार्थ है, दोनों तरल पदार्थ है जिसको हम क्या करते हैं पीते हैं। तो इसका जो वेन डायग्राम हो जाएगा चाय कॉफ़ी और दोनों को क्या करते हैं हम पीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, ये भी वेन आरेख से संबंधित है, यानी इसमें आपको कभी अंग्रेजी विषय, कभी हिंदी, कभी गणित विषय या फिर कभी आपको 3 प्रोफेशनल डॉक्टर वकील या मास्टर दे देंगे। फिर आपको पूछेगा कि कौन ऐसे हैं जो तीनों विषयों में आते हैं, कौन ऐसे हैं जो 2 डायग्राम में आते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको बताया कि जो अंग्रेजी विषय के हैं सो वर्ताकार घेरे में बैठे हैं। इसका संकेत का मतलब ये जो वर्ताकार घेरा है उसमें अंग्रेजी विषय वाले विद्यार्थी बैठे हैं और जो वर्गाकार है उसमें गणित वाले बैठे हैं और त्रिभुज है उसमें हिंदी में जो पास विद्यार्थी है वो बैठे। आपको पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो तीनों विषयों में पास हैं, यानी जो अंग्रेजी में भी पास हो, गणित में भी पास हो और किस में पास हो, हिंदी में भी पास हो। ऐसे टोटल विद्यार्थी बताने जो तीनों में पास होना चाहिए। तो इस संबंध में जब भी आपको तीनों में पूछे तो हमेशा वहाँ तीनों में से जो कॉमन होगा अंक वही तीनों में पास होगा। चलिए देखते हैं। तो अंग्रेजी विषय वाले का घेरे को देखते हैं, उसमें 10, 4, 5 और 9 आ रहे हैं। जब आपने हिंदी वाला त्रिभुज देखा इस टाइप का तब उसमें 9, 5, 7 और 5 15 आ रहे हैं, यानी इन दोनों में अभी कॉमन 9 और 5 मिल रहा है। ठीक है। और जब आपने गणित विषय वाले विद्यार्थियों को देखा 6, 7, 8, 4 और 5, यानी कुल मिला के एक ही व्यक्ति कॉमन आ रहा है जिसका नाम है 5, यानी ऐसे टोटल 5 विद्यार्थी होंगे जो अंग्रेजी में पास है, गणित में पास है और हिंदी में पास है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी और गणित में पास है परंतु हिंदी में पास नहीं है, यानी आपके त्रिभुज वाले विद्यार्थियों को नहीं लेना है और ऐसे विद्यार्थियों को लेना है जो सर्कल में भी हो और आयताकार में भी हो, यानी अंग्रेजी में पास हो, गणित में पास हो लेकिन हिंदी में पास नहीं हो, उनकी संख्या दिखानी है। तो आपको इसके अंदर देख के ही सारे क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। चलिए बात करते हैं। तो हमने देखा कि अंग्रेजी में कौन कौन आ रहे हैं, जो त्रिभुज वाले घेरे में आ रहे हैं उसको एक बार छोड़ दो, हमने हटा दिया। फिर बचे कौन है, 10 है जो बाहर है, 4 है जो आयताकार के अंदर भी आ रहे हैं, यानी संख्या कितनी हो गई, ऐसे 4 विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी और गणित में पास हैं और हिंदी में क्या है वो फेल है। चलिए इसको थोड़ा साफ कर देते हैं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हिंदी में पास कुल कितने विद्यार्थी हैं,
यानी हिंदी का पूछ रहा है तो हिंदी में इस घेरे में जो बैठे होंगे, किसमें, त्रिभुज वाले में, वो आपको गिनने हैं। जैसे हमने त्रिभुज वाले में देखा 5 है, 7 है, 9 है और 15 है। इनकी टोटल कर लीजिए, 15 और 5 कितने हो गए, 20, 20 और 9 29, 29 और 7 कितने हो गए, 36। ऑप्शन नंबर ए राइट। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी व हिंदी में पास है लेकिन गणित में पास नहीं है, यानी आयताकार घेरे वाले को बिल्कुल छोड़ देना है जो गणित में पास नहीं है, और आपको किसको काउंट करना है, वर्ग और त्रिभुज वाले में लेना है जिनमें दोनों में वो कॉमन हो। तो हमने देखा कि ये वाले में देखा, इसमें ये वाला देखा, ये हो गया वर्ग का और ये हो गया त्रिभुज का, और ये आयताकार वाला यानी वर्ग वाले को छोड़ देना है। तब बचे कितने, 9 और 15 आ रहे हैं, जिसमें से कॉमन कौन आ रहा है, 9 आ रहा है। यानी ऐसे टोटल 9 विद्यार्थी होंगे जो अंग्रेज़ी और हिंदी में पास होंगे और गणित में क्या होंगे, फेल होंगे। ठीक है, केवल गणित में कितने विद्यार्थी पास हैं। अब आपको ऑप्शन किस दे रहा है, केवल गणित का पूछ रहा है तो वर्गाकार वाले को काउंट करना है। अब आप वर्गाकार वाले को काउंट कर लीजिए जो केवल गणित पूछ रहा है। अब देखिए वर्गाकार में भी ये वाले घेरे वाले हैं जो क्या अंग्रेज़ी में पास है, और ये जो त्रिभुज वाले आ रहे हैं वो हिंदी में पास हैं। तो केवल गणित में पास 8 और 6 कितने हो गए, 14 विद्यार्थी हैं जो केवल गणित में ही पास हैं, बाकी सारे विषयों में अलग अलग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रदीप को सही याद है कि उसका चेन्नई का दौरा 12 जुलाई से पहले लेकिन 8 जुलाई के बाद है। यानी एक प्रदीप नाम का व्यक्ति है और उसको एग्ज़ाम कहे तो एग्ज़िट डेट उसको पता नहीं है कि वो किस तारीख को चेन्नई गया, लेकिन वो उसके आसपास वाली तारीख बताए और आपको एकदम सही तारीख याद करनी है। तो कैसे याद करते हैं, आइए देखते हैं। तो उसने कहा कि ये चेन्नई जा रहा है, तो हमने इसको चेन्नई का दौरा करवा रहे हैं कि 8 जुलाई के बाद, यानी 8 जुलाई को आपको छोड़ देना, उसके बाद कह रहा है तो आपको ले लेना 9, 10 और 11 जुलाई। यानी 12 जुलाई से पहले, यानी 12 जुलाई को भी आपको छोड़ देना है कि उससे पहले का पूछ रहा है। तो ये 9, 10 और 11 जुलाई की 3 तारीख आ रही है। एक तो प्रदीप के कहने के अकॉर्डिंग, और प्रदीप का जो मित्र है, घनिष्ठ मित्र है, वो उसे कह रहा है, प्रदीप का मित्र कह रहा है कि उसको सही याद है कि प्रदीप चेन्नई 10 जुलाई के बाद और 14 जुलाई से पहले जाएगा। यानी 10 जुलाई के बाद, यानी 10 तारीख को आपको छोड़ देना है, 11, 12, 13 और 14 जुलाई से पहले जाएगा, यानी 14 जुलाई भी नहीं काउंट होगी। तो किस तिथि को प्रदीप चेन्नई जाएगा। अब इस प्रकार वाले सवाल में जब आपने दो लोगों के अलग अलग जो स्टेटमेंट है उसको आपने काउंट कर लिया, और काउंट करने के बाद में आपको देखना है कि उनमें जो कॉमन चीज़ है वही आपका आंसर होगा। तो हमने देखा कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, इधर भी क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। यानी प्रदीप क्या करेगा, 11वीं तारीख यानी 11 जुलाई को ही वो क्या जाएगा, चेन्नई जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 71 और 72 एक जैसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें अंतर है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे करना है आइए चले देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है 72 है, इसमें है कि 12 दोस्त हैं जो एक दूसरे से क्या मिला रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। बताएं कि वो कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे। देखिए इस टाइप के हाथ मिलाने से संबंधित दो प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला तो मिलाने वाला पूछेगा कि हाथ मिला रहे हैं, दूसरा कह रहा है कि वो एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं यानी उपहार दे रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, उसमें ट्रिक सेम ही लगेगी, बस थोड़ा सा लॉजिक हट के ध्यान रखना है। यानी जब एक दूसरे हाथ मिला रहे हैं तो उसमें आपने देखा होगा n कोष्ठक n-1/2 यानी प्राकृत संख्याओं का एक योग याद करने की ट्रिक आपने देखी होगी, वही ट्रिक यहाँ लगाते हैं। बटा 2 लगाते हैं जब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, और n का मान हमेशा वही होगा जो यहाँ प्रश्न में आपको संख्या दी होगी। 10 दोस्त है, 12 दोस्त है या 20 दोस्त है, वो क्या होंगे, n होंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। n जब आपने 12 लिखा
और 12 यहाँ 12 लिखेंगे तो 12 में से जब 1 जाएगा तो कितने बचे 11 और बट्टे में क्या हो गए 2 का पहाड़े से आप इसने काटा तो यहाँ क्या आ गए 6 और 11 को जब 6 से गुना किया तो कितने आ गए 66 यानी 11 छकड़ी 66। आपका आंसर क्या हो गया 66। अगला जो हमारा प्रश्न कह रहा है उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। जब गिफ्ट या उपहार की बात करें 15 दोस्त है एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं और कुल कितने गिफ्ट खरीदने की आवश्यकता पड़ेगी। जब आपको ऐसा कहे तो सूत्र जो वही है n कोष्टक n-1, बस आपको नीचे बटा 2 नहीं लगाना है, बाकी सेम सूत्र है। कारण ये है कि टोटल कितने दोस्त हैं 15 दोस्त हैं और एक दूसरे को जब गिफ्ट देंगे जो स्वयं होगा वो स्वयं गिफ्ट नहीं लेगा, यानी प्रत्येक व्यक्ति 14 गिफ्ट लेगा कि नहीं लेगा। अरे खुद के लिए गिफ्ट थोड़ी लेगा भाइयों, आया ना समझ में। तब हम क्या कर रहे हैं n कोष्टक n-1 कर रहे हैं, बटा 2 का भाग नहीं लगा रहे हैं। तो हमने देखा कि n हमारे यहाँ पे क्या है 15 है तो 15 इंटू 15 में से जब 1 गया तो क्या हो गया 14। जब आप इसको गुणा करेंगे तो 15 चौका क्या हो गया 60, हसल के क्या लगे 6, 15 एकम 15 और 15 और 6 कितने हो गए 21। तो टोटल कितने गिफ्ट खरीदने की आवश्यकता पड़ेगी 210 पड़ेगी। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार क्वेश्चन है। कई बार ऐसे जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन कि आपके पास एक रुमाल है और रुमाल आप सबको पता है कि चौकोर होता है, ठीक है, और उसका एक कोना काट दिया जाए, जैसे कि मैंने इसका एक कोना ये काट दिया, ठीक है, और फिर कह दिया जाए आपको कि अब इस रुमाल के कितने कोने बचे। एक मिनट इसको सही तरीके से कर देते हैं। ये एक रुमाल है जिसका एक कोना काट दिया है और आपको क्या पूछ रहा है कि इस रुमाल में अब कितने कोने बचे। ये वाला कोना आपने काट दिया, ठीक है। तो रुमाल के पहले 4 कोने थे, जब आपने एक कोना काट दिया तो एक कोना और बढ़ गया। देखिए यहाँ पर 2 ये हो गए, 3, 4 और 5, तो वहाँ गलती से आप 3 ने कर दें, क्या आंसर होगा 5 होगा। कई बार एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है कि एक गडरिये के पास 16 भेड़ें हैं और 9 को छोड़कर बाकी सारी मर गई हैं। एक गडरिये के पास में 16 भेड़ें हैं, 9 को छोड़ करके बाकी सारी भेड़ें मर गई हैं, तो अब उस गडरिये के पास में कितनी भेड़ें बची है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है 9 को छोड़ के सारी मर गई है, तो बची कितनी है 9 ही तो बची है, यानी प्रश्न में ही आपका आंसर होता है कई बार इस टाइप के क्वेश्चन में। तो आराम से इजी से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक बस जयपुर से रवाना होती है जिसमें आदमियों की संख्या है औरतों की संख्या से दुगुनी है। आदमियों की संख्या कितनी है, औरतों की संख्या से दुगुनी है। तो माना कि आदमी की संख्या और औरत की संख्या, यानी हमने माना कि औरत की संख्या x है तो आदमी की संख्या क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। ये चीज़ ये बात कह रहा है कि आदमियों की जो संख्या है औरत की संख्या से दुगुनी है। अगले शेर जब अजमेर आता है तो 20 आदमी उतर जाते हैं, 10 औरतें चढ़ जाती हैं। अब आदमी और औरतों की संख्या बराबर है, तो शुरू में कितने यात्री बस में चढ़े थे। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। जब मैंने आपको बताया था उससे पहले विद्यालय जाने वाले में, उसमें भी हमने x माना और इधर भी हम क्या मानेंगे x ही मानेंगे। तब हमने देखा कि आदमी 2x बैठे हैं शुरुआत में, औरत कितनी बैठी हैं x बैठी हैं। और अगला स्टेशन जयपुर के हमारा आता है अजमेर आता है। तब क्या करते हैं, जहाँ पर 2x आदमी बैठे थे उनमें से 20 आदमी उतर जाते हैं, बदले में x औरतें बैठी थी उसमें 10 औरतें और चढ़ जाती है। तो ये हमारा समीकरण बन गया। जब उतर जाने और चढ़ जाने के बाद में काउंट किया गया तो पुरुष और औरत बराबर थी, तो हमने चिन्ह क्या लगा दिया बीच में, बराबर लगा दिया। चलिए, जब आपको चरपद और अचरपद अलग अलग करते हैं बीजगणित में, आपको ये बिल्कुल पता ही है। तो हमने क्या कर दिया, इस x को इधर लेके आए तो ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हमने कर दिया 2x - x 10
और ये माइनस का 20 है, जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा। यानी हमारे पास में देखिए इसको 2x में से जब x गया तो कितना बचा, x बचा, और 20 और 10 जुड़ के कितने हो गए, 30 हो गए। यानी x का मान क्या आया, 30 आया। यानी शुरुआत में हमने क्या माना, औरतें x मानी, पुरुष 2x माने, तो औरत कितनी हो गई, 30 हो गई, x बराबर 30, तो पुरुष कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। अब ये क्या पूछ रहा है कि जब बस जयपुर से रवाना हुई उस समय कुल कितने यात्री थे, तो 60 पुरुष थे, 30 औरतें थी, दोनों जुड़ करके कितने हो गए, 90 थे। ओके, अगला देखिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक वाला है। 15 खंबे हैं जो प्रत्येक 4-4 फुट के फासले पे हैं, तो बताओ पहले और आखिरी खंबे की बीच की दूरी कितनी है। यानी कहीं 15 खंबे लगे हुए हैं, जैसे कि माना कि नंबर 1 वाला खंबा यहाँ है और लास्ट वाला खंबा यहाँ है, यानी ये 15वां है, ये पहला खंबा है, ये दूसरा है। ऐसे करते हुए टोटल खंबे लगे हुए हैं। प्रत्येक खंभों के बीच में, यानी जब 2 खंभे होंगे उनकी बीच की दूरी क्या है, 4 फुट है। ये हमने 4 फुट लिख दी। अब आपको चेक करना है कि पहला जो खंभा ये है और लास्ट खंभा ये है, इन दोनों के बीच की जो कुल दूरी ज्ञात करनी है। तो दोस्तों कभी भी ऐसी गलती मत करना कि 15 खंभे हैं, प्रत्येक में 4 फीट की दूरी है, तो आप 15 × 4 कर लो, 60 कर दो। और ये एग्ज़ाम में गलत करवाने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहाँ थोड़ा सा नॉलेज रखना कि सबसे पहला खंभा है जो 0 से शुरू नहीं हो रहा है बल्कि 1 से शुरू हो रहा है। तो पहले और दूसरे के बीच में जब तक दूसरे खंभे तक जाओगे तब मात्र 4 फुट ही होंगे, फिर प्रत्येक में 4-4 चल रहा है। ये नहीं, हमारे जहाँ जितने खंभे होंगे उससे एक कम आपको n मानना है। तो यहाँ पर कितना होगा, टोटल 14 ही होगा, क्यों 1 से तो शुरू हो रहा है, इससे पहले थोड़ी 4 फीट आ रहा है, 4 फीट 1 के बाद में आ रहा है 2 पे जाने पर। तो टोटल 14 खंभे मानने वहाँ पे, और किससे गुणा करोगे, 4 से गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे, 56 फीट हो जाएंगे। और 56 फीट हमारा कितना हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। यदि आप ऐसे ध्यान नहीं रहे तो आप 1 से लगा करके 15 तक गिनती लिख दीजिए, उनके बीच में 4-4 फीट लिख दीजिए, फिर आप जोड़ोगे तब भी आपको 56 फीट ही मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बहुत बार हर एग्ज़ाम में पूछा गया, कांस्टेबल में प्रत्येक एग्ज़ाम छोड़ करके दूसरे एग्ज़ाम में पूछा गया है, और BSTC PTT के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मानता हूँ इसको। देखिए क्या कह रहा है कि 5 गाय 5 बोरा घास 15 दिन में खाती हैं, तो एक गाय 2 बोरा घास कितने दिन में खाएगी, यहाँ दिन कर देना। ओके, तो ऐसे वाले सूत्र को मैं एक लॉजिक ट्रिक के साथ में आपको बताता हूँ। हर बार कहता हूँ कि ये वाला ट्रिक आपको अपनानी है, ठीक है। तो हम उसको कहते हैं साहब, माथुरा दास हॉस्पिटल है, कहाँ पे है, जोधपुर में है, ठीक है। तो हमने लिख दिया माथुरा दास MD, नीचे क्या लिख देंगे, हॉस्पिटल, या फिर यहाँ लिख दिया MDH। और वहाँ पर क्या करते हैं, माथुरा दास हॉस्पिटल में नर्स वगैरह काम करते हैं, तो काम करने को क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसको और लिख सकते हैं, माथुरा दास हॉस्पिटल बटा वर्क। यदि यहाँ M1 लिखा, D1 लिखा, H1 लिखा, W1 लिखा, तो यहाँ M2, D2, H2 और W2 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ MD और H और W का क्या मतलब है वो मैं बता देता हूँ आपको। M का मतलब होता है मेन, यानी कितने आदमी थे, औरतें थी, बच्चे थे, जो भी थे वो इसमें काउंट करने। डे का मतलब कितने दिन काम किया, H का मतलब कितने घंटे काम किया, कई बार घंटे में क्वेश्चन आ जाता तो वहाँ H यूज़ करेंगे, यदि दिन में दे रखा है तो वहाँ पे H यूज़ नहीं करें। और W का मतलब वर्क, कितने कार्य कर रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। और जब 2 व्यक्तियों के बीच में ये तुलना हो रही है, 2 व्यक्ति पशु या जानवर जिनके बीच में, तब यहाँ पर M2 D2 S2 ये बराबर में करना है। चलिए करते हैं। तो हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, 5 गाय, यानी M का मान दे दिया, ठीक है। दिन हमें 15 दे दिया और कार्य कितना दे दिया, 5 बोरा, यानी H हमारे पास नहीं है, तो एक बार H को आप क्या कर देंगे, काट देंगे। चलिए पहले में लिखिए आदमी या कितने जानवर हैं, तो 5 गायें हैं, ठीक है। कितने दिन हैं, 15 दिन, बट्टा वर्क कितना कर रहे हैं, 5 बोरा घास खाने का काम कर रही है, बराबर में क्या करेंगे, 1 गाय इंटू दिन आपको ज्ञात करना है,
तो ये डी आपने लिख दिया D2 बट्टा कितने बोरा घास खा रही है, तो 2 बोरा घास खाने का कार्य कर रही है। अब आप क्या करेंगे, तिरछा गुना या वज्र गुना आपने पढ़ा होगा, जब आप इसके साथ में इसको गुणा करेंगे तो हम क्या लिख देंगे 5 × 15 × 2 बट्टा 5 × 1 बराबर आपने क्या लिख दिया D2 यानी दिन ज्ञात करना है। अब आप 5 के पहाड़े से काटे तो 5 के पहाड़े से काट सकते हैं सीधे साधारण से, ठीक है। अब आप 15 को 2 से गुणा किया तो क्या आया 30 आया, और 30 में 1 का भाग दिया तो हमेशा किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो हमारे आंसर यहाँ पे क्या आ गया 30 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी जगह पर कुछ लड़के और गायें हैं, सिरों की कुल संख्या 7 है तथा पैरों की कुल संख्या 20 है, तो बताइए कितने लड़के और कितने गायें हैं। ये जो अभी मैंने 4-5 क्वेश्चन जो पहले लिए और अभी ये ले रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन पजल यानी पहली वाले परीक्षण में हैं, हर प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी एक छोटी सी लॉजिक ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछें, आपको पूछे कितने गायें, कितने पशु, कितने बकरी, हिरण, चूहे बच्चे हैं, ऐसे वाले ट्रिक में ये ट्रिक काम करेगी। और इस ट्रिक में हमेशा 4 पैर वाले जानवर का आंसर आएगा, 4 पैर वाले जानवर का आंसर आएगा। और इस ट्रिक में क्या होगा, आपको जितने भी पैर हैं उसमें 2 का भाग लगा दो और माइनस में क्या कर दो, सिर कर दो, ठीक है। अब जब आपके पास में 4 पैर वाले जानवर आ जाएंगे तो टोटल जानवर में से 4 पैर वाले जानवर घटा दो तो 2 पैर वाले जानवर आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर लड़के के कितने पैर हैं, 2 हैं, गाय के कितने पैर हैं, 4 हैं। अब आप कैसे पहचानोगे सर 4 पैर वाला 2 पैर वाला कौन है। ये तो आपको ध्यान होना चाहिए कि किसके 4 पैर हैं और किसके 2 पैर हैं। चलिए इस ट्रिक का उपयोग करते हैं। इसमें कहा गया है कि सिरों की संख्या 7 है, पैरों की संख्या 20 है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि पैरों की संख्या 20 बट्टा 2 माइनस क्या कर दिया 7, 2 का पहाड़ा तो 10 हो गया, 10 में से 7 गए तो क्या है 3, यानी 3 है जो 4 पैर वाले जानवर हैं। और 4 पैर वाला कौन है, गाय है, तो गायों की संख्या कितनी है 3 है। और पहले क्या पूछा गया, लड़का पूछा, बाद में गाय पूछा, तो सेकंड नंबर 3 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है। जब टोटल सिर कितने हैं 7 हैं, यानी जानवर कितने होंगे, प्रत्येक जानवर का एक ही सिर होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो टोटल 7 है, 7 में से 3 गाय हो गई, तो आदमी यानी लड़के कितने हो गए, 4 हो गए। 7 में से 3 घटा लो तो कितने 4 हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत बार राजस्थान पुलिस में पूछा गया भैयों, याद रखना इसको। एक तालाब को पूरा भरने में 20 दिन लगते हैं, प्रतिदिन तालाब का जल स्तर, यहाँ स्तर है, जल स्तर दुगुना हो जाता है, तो तालाब को आधा भरने में कितने दिन लगेंगे। इस टाइप की क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ ये सीरीज़ बहुत मज़ेदार है, आगे भी और देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसी सीरीज़ में। यानी एक तालाब पूरा भरता है 20 दिन में भरता है, और ये कहता है कि जब तालाब भरता है तो प्रत्येक दिन के बाद दूसरे दिन में दुगुने स्तर से जल बढ़ता है, डबल बढ़ता है। यानी आप कहेंगे तालाब पूरा भरता है 20 दिन में, तो तालाब आधा भरेगा, यानी जब 19वें दिन के बाद में जब डबल करेंगे तो तालाब आधा कब भरा गया, 19वें दिन भरा गया। और 19वें दिन के बाद में ज्यों आप 20वें दिन में गए तो जितना जल था उसका दुगुना किया, यानी आधा का दुगुना क्या हुआ, 1 हुआ। तो आपने क्या कर दिया, तालाब पूरा भर गया, 1 का मतलब पूरा भर गया 20वें दिन में, तो तालाब आधा कब हुआ, 19वें दिन में हुआ। किस कारण हुआ कि ये शर्त थी कि तालाब आधा भरने में, सॉरी ये लिखा हुआ कि प्रतिदिन तालाब का जल स्तर दुगुना हो जाता है। कई बार आपको यदि आधा पूछे तो ये 19 दिन राइट है। कई बार आपके एग्ज़ाम में ये पूछेगा कि तालाब का 16वां भाग भरने में कितने दिन लगे, कौन सा भाग, 16वां भाग। तो अब देखिए यहाँ 1 से 1/2, तो 1/4 यानी पाव तालाब का भरा गया, 1/4वां भाग।
अब यहाँ बट्टे में कम चलते हुए चलेंगे और इधर क्या होगी, एक एक संख्या कम होगी, यानी 18 दिन में 1/4वां भाग भरा गया, तो 1/8वां भाग कब भरा गया, 17 दिन में। तो 1/16वां भाग कब भरा गया, 16 दिन में, यानी 16वां भाग 16 दिन में भरा गया। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये लॉजिक आपको ध्यान में रखना है। आधा पूछे तो जो दिन दे रखा है उससे एक कम कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, जो मैंने बता दिया, सी ऑप्शन है इसका। अगला क्वेश्चन है जो वेन आरेख से संबंधित है कि 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 12 विद्यार्थी किसी खेल में भाग नहीं लेते हैं, 28 विद्यार्थी क्रिकेट में भाग लेते हैं। टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 50 हैं। देखिए 50 में से 12 ऐसे हैं जो कहीं भी भाग नहीं लेते हैं, तो भाग लेने वाले कितने हो गए, 38 हो गए। उस 38 में से 28 विद्यार्थी क्रिकेट में भाग लेते हैं और 17 विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, कितने विद्यार्थी है जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलने वाले हैं, ये चीज़ आपको पूछी है। ठीक है, अब आप कैसे ज्ञात करोगे, जब आपको बता दिया कि भाई टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 50 है। ठीक है, उसमें से 38 विद्यार्थी ही भाग ले रहे हैं और अलग अलग संख्या बताई, तो उनकी भी टोटल काउंट कर दीजिए। 28 और 17 कितने हो गए, 7 और 8 कितने, 15, असल का 1, 3 और 1 4, 45। यानी अलग अलग करें तो 45 विद्यार्थी हो रहे हैं, जबकि कुल खेलने वाले कितने हैं, 38 ही हैं। इसका मतलब कुछ विद्यार्थी डबल बार जुड़ रहे हैं, जो 2 गेम खेल रहे हैं वो जुड़ रहे हैं। तब आप क्या करेंगे, 45 में से जब आप 38 घटाएंगे तो ये 7 विद्यार्थी होंगे जो क्या खेल रहे हैं, दोनों गेम खेल रहे हैं, फुटबॉल और। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, यहाँ इस जगह मैंने यह 7 लिख दिया। 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, और ये मैंने लिख दिया फुटबॉल। अब यदि आपको एग्जामिनर यूँ पूछ लेता कि केवल क्रिकेट खेलने वाले के विद्यार्थी कितने हैं और केवल फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, तो उसको कैसे ज्ञात करते, देखिए इधर इसका आंसर 7 है यहाँ तक। इससे आगे पूछे तो बता रहा हूँ। टोटल क्रिकेट खेलने वाले 28 हैं, जिसमें से 7 ऐसे हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। यानी इस क्रिकेट वाले घेरे में टोटल 28 है, जिसमें से ये वाला भाग 7 है, तो केवल क्रिकेट खेलने वाले 21 हो गए। जोड़ करोगे तो कितने आ जाना चाहिए, 28 आ जाना चाहिए। अब फुटबॉल वाले 17 है, तो ये वाला पूरा भाग फुटबॉल का है, जिसमें से 7 ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो केवल फुटबॉल खेलने वाले 10 हो गए। अब आप इनका योग करेंगे तो आपका योग क्या आ रहा है, 38 आना चाहिए, 38 आ रहा है। ठीक है, केवल फुटबॉल पूछे तो 10, केवल क्रिकेट पूछे तो 21, और दोनों गेम खेलने वाले पूछे तो 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 81 और 82 ये कह रहा है कि एक व्यक्ति को वृक्षारोपण हेतु 10 घंटे के लिए रख दिया गया है। लॉकडाउन चल रहा है, सभी फ्री बैठे हैं, तो एक व्यक्ति को कह दिया कि भाई आपको पेड़ लगाने हैं रोज़ के 10 घंटे, और उसको कह दिया कि कोई दिक्कत नहीं है। अगली लाइन पढ़िए, वह 1 घंटे में 10 पौधे को रोपता है और प्रत्येक घंटे के बाद में 30 मिनट का क्या करता है, विश्राम करता है, आराम करता है, और 10 घंटे में कितने वृक्ष का रोपण करेगा। तो इसमें भी वही लॉजिक है जो मैंने खंबे वाला बताया था। आप डायरेक्ट कभी गुणा मत कर देना 10 × 7 70, ठीक है, क्योंकि 10 × 10 बराबर 100 मत कर देना। और उसमें मैंने बताया था कि डायरेक्ट मत कर देना 15 × 4, क्योंकि ये कम होकर के फिर होता है। इसमें देखेंगे कि विश्राम करने, आराम करने वाला टाइम हमें हटाना है। पौधा रोपता है 1 घंटे में कितने रोपता है, 10 पौधे, यानी 1 घंटे में वो 10 पौधा रोपता है। उसके बाद में वो आधा घंटे आराम करता है, इसमें वो पौधा नहीं रोपता है, यानी आराम वाला टाइम हटाना है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे काम करता गया, तो इसने हमने देखा कि अगले 1 घंटे में कितने पौधे रोपे, उसने 10 रोपे। फिर उसने क्या किया, आधा घंटा आराम किया, यानी टोटल 20 पौधे रोपे, 1 घंटा, दूसरा घंटा और आधे घंटे आराम किया, यानी 3 घंटे में। यानी 3 घंटे में 20 पौधे रोपे, तो अगले 3 घंटे में 20 रोपेगा, अगले 3 घंटे में 20 रोपेगा, यानी टोटल 9 घंटे में कितने रोपे उसने, 60 पौधे रोपे। तो इसमें जो विश्राम है वो मैं काउंट कर लिया। ठीक है, और अगला जो 1 घंटा, यानी 10 घंटे में वो 10 पौधा अगले घंटे में 10 पौधा रोपेगा, तो 60 और 10 कितने हो गए, 70 हो गए। जब 10 पौधे रोप दिया तो उसके बाद में उसकी छुट्टी हो गई, तो फिर वो वहाँ आराम क्यों करेगा, अपने घर जाकर आराम करेगा। ये भी बात सही है। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, यानी वो 10 घंटे में 70 पौधे रोपेगा
और प्रत्येक 1 घंटे बाद में आधा घंटे का विश्राम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये तो इस क्वेश्चन से तो आप बहुत बार परिचित होंगे कि हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है, बंदर की जंप वाला क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। एक बंदर 30 फीट लंबे पेड़ के नीचे क्या कर रहा है? बैठा है, नीचे है, ठीक है। हर प्रयास में वे 3 फीट ऊपर जाता है और 2 फीट नीचे सरक जाता है। इस दर वे बंदर कितने प्रयास में पेड़ के शिखर पर पहुंचेगा? इस टाइप का क्वेश्चन 2 टाइप से पूछे जाते हैं। एक तो उसमें 1 ही मिनट में बताता है, एक ही प्रयास में। कई बार कहता है कि 1 मिनट में इतना चढ़ता है और अगले 1 मिनट में इतना घटता है, ठीक है। उस टाइप का क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊँगा। चलिए इसको करते हैं। तो क्या करा, एक बंदर 30 फीट लंबा पेड़ है, तो इसका एक जो पहला तो फॉर्मूला है वो बता देते हैं आपको, सूत्र वाला। तो उसमें क्या है कि टोटल हाइट कितनी है पेड़ की? 30 फीट है। उसमें से बंदर ने जंप कितना लिया वो काउंट कर दो। उसके बाद में उसकी जो रियल ऊंचाई, रियल जंप मान लो, जो जंप है उसमें से जो कितना कम पड़ा वो घटा के रियल कर लो और उसमें क्या जोड़ दो? +1 जोड़ दो। यानी उस पेड़ की ऊंचाई 30 फीट है, बंदर जो जंप ले रहा है 3 फीट का ले रहा है, और उसके बाद में 3 फीट जंप लेने के बाद में 2 फीट वापस नीचे सरक जाता है। यानी उसने जो रियल चढ़ाई कितनी की? 1 फीट ही की, और उसमें कितना जोड़ दो? +1 जोड़ दो। ये हमारा हो गया। तो 30 में से 3 गए तो कितने बच गए? 27/1 + 1। और किसी भी संख्या में जब 1 का भाग लगाओगे तो हमेशा वही संख्या प्राप्त होगी। तो 27 और 1 कितना हो गया? 28वें प्रयास में वो बंदर कहाँ चला जाएगा? शिखर पर चला जाएगा, ठीक है। इसको मैं मिटा करके जो लॉजिक वाला ट्रिक बता रहा हूँ, ये तो था हमारा फॉर्मूला, कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सरल करेंगे। लॉजिक में यूँ था कि ये 30 फीट है टोटल, ये बंदर यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। बंदर क्या करता है? ये मैंने 5 लिख दिए। पहले 3 फीट चढ़ता है, फिर 2 फीट नीचे आता है, यानी एक प्रयास में सिर्फ 1 फीट ही चढ़ा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे वो कितने प्रयास करेगा? 27 प्रयास करेगा, तो वो कितना फीट चढ़ेगा? 27 फीट चढ़ेगा। फिर 28, 29, 30, 3 फीट ही बचे। तो लास्ट जब जंप लेगा तो 3 फीट के बाद में वो ऊपर चढ़ जाएगा पेड़ के ऊपर। जब वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगा तो फिर फिसलने का चांस भी नहीं है। तो हमारे क्या हो गया? 27 और 1 28वां प्रयास में क्या हो जाएगा? बंदर ऊपर चढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारे गणितीय प्रक्रियाओं से संबंधित लिया गया है। इसका एक क्वेश्चन कांस्टेबल में ज़रूर पूछता है और BSTC में भी आने के पूरे चांस है। अदर एग्ज़ाम में भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए इसमें क्या कह रहा है? जहाँ W लिखा है, W का अर्थ आपको भाग लगाना है, और जहाँ X लिखा है वहाँ आपको प्लस लगाना है, जहाँ Y लिखा है वहाँ माइनस लगाना है, जहाँ Z लिखा है वहाँ आपको गुणा करना है। ये आपको निर्देश देता है सबसे पहले। इस टाइप वाले क्वेश्चन बहुत ही फोगट के क्वेश्चन मानता हूँ, और इजीली आराम से प्रत्येक बच्चा इसको कर सकता है। फिर आपको क्वेश्चन में दे दिया 28 और आगे क्या लिखा? Z लिखा। तो अब आपको Z नहीं लिखना, Z की जगह क्या लगाना है? * का चिन्ह लगाना। फिर आपने लिखा 3, Y लिखा है, Y की जगह आप क्या लगाओगे? माइनस का चिन्ह लगाओगे। फिर आपने लिखा 4 और आगे X आ रहा है, X की जगह आप लगाओगे प्लस। फिर 12 और W की जगह आप लगाओगे भाग, और 6। ये चीज़ करने के बाद में आपको एक रूल याद रखना है जिसे हम कहते हैं बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग इस प्रकार के समीकरण को सरल करना है, तभी आपके क्या निकलेंगे? आंसर निकलेंगे। चलिए इसको कैसे सरल करते हैं। यानी सबसे पहले आपको ब्रैकेट सरल करने हैं। ब्रैकेट में आपको रेखाबंधनी सरल करनी है। यदि प्रश्न में रेखाबंधनी नहीं है तो देखना है कि छोटा कोष्ठक सरल करना है, वो भी नहीं है तो फिर मंझला कोष्ठक को देखना है। यदि वो भी नहीं है तो फिर आपको बड़ा कोष्ठक देखना है। यदि वो भी नहीं है तो फिर आप आ जाइए, ऑफ का मतलब कुछ नहीं होगा, डिवीज़न यानी भाग देखना है। उसके बाद में आपको भाग चेक करना है। भाग है तो ठीक है कर लो, नहीं है तो फिर आप उसमें चेक करना है मल्टीपल यानी गुणा चेक करना है। उसके बाद में एडिशन जोड़, और लास्ट में सब्सट्रैक्शन यानी घटाना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो हम इसमें देखते हैं कहीं रेखाबंधनी कोष्ठक वगैरह कुछ भी नहीं है।
तो आप कहाँ आ जाओगे, भाग पे आ जाओगे। यानी 12 में जब 6 का भाग दिया तो कितने बचे, 2 बच गए। 12 में 6 का भाग दिया तो 2 बच गए। यहाँ इसको काट दो, यहाँ क्या लिख दो, 2। फिर आप गुणा करोगे तो आपने गुणा किया, 8 तेरी 24, असल के 2 और 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गए, 6 2 8 हो गए, 84। फिर आपको क्या करना, जोड़ करना, तो ये 2 जोड़ लो, कितने हो गए 86, इसमें 4 घटाओगे तो कितना आ गए 82 यानी 82। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए एक बार इसको मिटा करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक वैसा ही है, कई बार आपको क ख ग घ ABCD के अक्षर दे देंगे चिन्ह के रूप में, और कई बार आपको सीधा सिंपल दे देगा कि चिन्ह को चिन्ह में कर देगा कि जहाँ प्लस लिखा है वहाँ माइनस मानना है, जहाँ माइनस लिखा है वहाँ गुणा मानना है, और जहाँ भाग लिखा है वहाँ प्लस मानना है, और जहाँ गुणा लिखा है वहाँ आपको क्या मानना है, भाग मानना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10 गुणा, गुणा जहाँ लिखा है वहाँ क्या मानना है, भाग मानना है, और जहाँ भाग लिखा हुआ है वहाँ आपको क्या मानना है, प्लस मानना है, और जहाँ माइनस लिखा हुआ है वहाँ आपको गुणा मानना है, और जहाँ प्लस लिखा हुआ है वहाँ आपको क्या मानना है, माइनस मानना है। उसके बाद में आपको क्या लगाना है, बोर्ड मास वाला रूल लगाना है, और फिर आपको क्या करना है, सरल करना है। चलिए भाग का चिन्ह यह है, तो 10 में 5 का भाग लगाया तो क्या आ गया, 2 आ गया। फिर हमने गुणा किया 3 दूनी, तो यहाँ 6 आ गए। अब आप क्या करेंगे, ये चीज़ तो हट गई, यहाँ 2 है, ये भी हट गई, ये 6 और 2 जुड़ के क्या हो गए 8, और 8 में से जब 3 जाएंगे तो क्या बच गए 5। ये ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट है। अब अगला जो क्वेश्चन है, आकृतियों से संबंधित कई बार आपको दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब पूछे जाते हैं। तो हमने एक दर्पण प्रतिबिंब लिया है और एक जल प्रतिबिंब लिया है, ताकि उसके बेसिक कंसेप्ट को हम आपको यहाँ समझा सकें। हमारे पास में प्रश्न की जो आकृति ये वाली है, ठीक है, और पूछ क्या रहा है, जल प्रतिबिंब पूछ रहा है। यानी जल प्रतिबिंब जब भी पूछेगा तो इस सतह के नीचे इस प्रकार सा होगा। यानी जो यहाँ जो आकृति होगी, इसका जो ऊपर वाला जो टॉप वाला बिंदु है वो नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। इसमें क्या होगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा और नीचे वाला जो भाग होगा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। यानी यहाँ जो टॉप है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब आप दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करते हैं तो उसमें पार्श्विक परिवर्तन होता है। बायां जो होगा लेफ्ट इधर आ जाएगा राइट में, और राइट कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। ये इतना सा परिवर्तन होता है। चलिए इस प्रकार के परिवर्तन को करते हैं। जब ये लाइन दे रखी है, इस लाइन के ऊपर ऐसा करके फिर आपको ऐसा चित्र दिया है, तो ये जो लाइन के जो ऊपर वाला जो भाग है, जब आप डायग्राम बनाएंगे तो लाइन के इस बार नीचे आएगा, ठीक है, और आकृति समतल में बनेगी तो ये वाले चित्र तो बनने है ही नहीं। अब देखिए ये एक डायग्राम है जो लाइन के जब नीचे आना चाहिए, जबकि ये लाइन के ऊपर है, तो ये भी नहीं हुआ। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, एकदम सही हो गया। यानी इसका जब डायग्राम बनाएगा, ये वाला भाग नीचे आ जाएगा और नीचे वाला भाग कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तब क्या होगा, जल प्रतिबिंब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन हमने लिया दर्पण प्रतिबिंब में, जिसमें पार्श्विक परिवर्तन होता है, बायां का दायां, दायां का बायां चेंज होगा। यानी उसमें इस प्रकार से आपको दर्पण के सामने आकृति होंगी, जैसे कि ये आकृति दी गई है। जब आपको इसको यूँ करेंगे तो ये वाला भाग है तो ये इस साइड में आ जाएगा, बायां का दायां, दायां का बायां आ जाएगा, ठीक है। यानी ये अभी वर्तमान में लेफ्ट साइड में है, ये वाला जो सीधा पी, और अब ये जो ये पी इधर आएगा तो ये किस साइड में आ जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा। जब आएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी बदल जाएगा, ठीक है। तो इसकी जब आकृति होगी तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। अभी जो यहाँ राइट साइड में जो ये क्यू है, जब ये इधर आएगा तो ये लेफ्ट साइड में पी हो जाएगा। बायां का दायां, दायां का बायां हो जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा मैच करता है, बाकी वाले में इसमें नहीं किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमने काउंटिंग फिगर वाला टॉपिक को भी कवर किया है। 2 आकृतियां बताई गई है कि किस प्रकार की वर्ग की आकृति को गिनते हैं। इस वाले टॉपिक को आपको थोड़ी बुक में देखना होगा, क्योंकि बहुत सारी आकृतियां हैं, उसमें से कोई भी आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। चलिए हमने लिया है वर्ग, तो वर्ग में देखेंगे कि कितने वर्ग हैं। देखिए काउंट कीजिए, 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग। यदि हम इधर से काउंट करें 1 वर्ग, 2 वर्ग और 3 वर्ग, यानी दोनों तरफ से जब समान वर्ग हो
और आपको पूछे कि उसमें वर्ग टोटल कितने होंगे, तब आपको कुछ ही नहीं करना है, जो संख्या इधर से भी सेम आ रही है और इधर से भी सेम आ रही है उनका वर्ग करके जोड़ दो। यानी 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग कितना हो गया, 1 + 4 + 9, यानी ये कितने हो गए 5, 5 और 9 जुड़ के कितने हो गए 14। आपका आंसर हो गया ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिया है हमने, कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन लिया है जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। यदि जब आपको सबसे पहले क्या करेगा, 2 कथन देंगे आपको या फिर एक कथन देगा हर एग्ज़ाम में, लेकिन लगभग 2 कथन देते हैं, फिर आपके नीचे 2 निष्कर्ष देते हैं। फिर आपको पूछता है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। यदि निष्कर्ष 1 निकलता है तो आपको 1 देना उत्तर, केवल 2 निकलता है तो 2 देना है। यदि या तो 1 निकलता है या 2 निकलता है, आइदर और वाली कंडीशन हो तो आपको आंसर 3 देना है। न तो 1 निकलता है और नहीं 2 निकलता है, यानी कोई भी निष्कर्ष नहीं निकले तो 4 देना, और जब दोनों निष्कर्ष निकले तो आंसर में आपको क्या देना है, 5 देना। ये निर्देश परीक्षा में आएंगे। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन लेते हैं 88 नंबर का, जिसमें यह है कि सभी अध्यापक बेईमान हैं, कुछ महिलाएं अध्यापक हैं। तो ये 2 कथन हमारे सामने दिए, तो इसमें सबसे पहले आपको वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है। तो सभी अध्यापक, तो ये हमने इस गोल घेरे में क्या ले लिए, अध्यापक ले लिए, और ये अध्यापक कैसे, सभी के सभी अध्यापक क्या है, बेईमान है। तो ये हमने ले लिया बेईमान। फिर कह दिया कि कुछ महिला अध्यापक है, क्या है, कुछ महिला अध्यापक है। या फिर इस डायग्राम को आप ऐसे भी ले सकते हैं, 2 तरीके से बना देता हूँ मैं। एक तो ये पहला वाला जिसमें ये अध्यापक हो गए और ये बेईमान हो गए, और कुछ महिला अध्यापक हैं, तो ये मैंने महिला ले ली जिसमें अध्यापक का कुछ भाग ले लिया। दूसरी बार इस डायग्राम को आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हैं, इसमें मैंने अध्यापक ले लिए और ये मैंने ले लिया बेईमान, और फिर ये पूछे आपको कि कुछ महिला क्या है, अध्यापक है, तो ये भी भाग ले लेते हैं। अब आपको निष्कर्ष चेक करना है। निष्कर्ष पहला कह रहा है कि सभी बेईमान अध्यापक हैं, यानी सभी अध्यापक बेईमान है, लेकिन सभी बेईमान अध्यापक नहीं है, कुछ बेईमान क्या है, अध्यापक हैं, क्योंकि ये वाले भाग में अध्यापक नहीं है, अध्यापक सिर्फ इस अंदर वाले भाग में ही है जो बेईमान है। तो ये वाला पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि कुछ महिला बेईमान है। जब कुछ महिलाएं अध्यापक हैं और सारे के सारे अध्यापक बेईमान हैं, तो कुछ महिला भी क्या होगी, बेईमान होगी। तो ये कथन हमारा एकदम सही है। जब निष्कर्ष 2 निकलता है तो आंसर वहाँ आपको क्या देना है, 2। अगला कह रहा है कुछ कागज़ पुस्तकें हैं, यानी ये कुछ कागज़ ले लिए मैंने जो क्या है, पुस्तक हैं। कोई पुस्तक काली नहीं है, और जो कोई भी पुस्तक है वो क्या है, काली नहीं है। ठीक है। निष्कर्ष कह रहा है कुछ कागज़ काले हैं। आपको क्या कह रहा है, कोई भी पुस्तक काली नहीं है, और ये कह रहा है कि कुछ कागज़ काले हैं। ठीक है। और कुछ कागज़ काले नहीं हैं, कुछ कागज़ काले नहीं हैं, यानी ये वाले जो कंडीशन आती है आपके एग्ज़ाम में पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी हमारे जो कथन में कहा गया है कि कुछ कागज़ काले हैं, ये कहीं बात कर नहीं कही गई। जब ये बात नहीं कही गई तो हम कैसे मान लें कि कुछ कागज़ क्या है, काले हैं। यानी सकारात्मक का नकारात्मक नहीं होगा, नकारात्मक का सकारात्मक नहीं होगा। यानी कुछ कागज़ काले नहीं हैं, यानी कोई पुस्तक काली नहीं है। जब कोई भी पुस्तक काली नहीं होगी तो ये जो पुस्तक के अंदर वाले जो भाग हैं, कुछ कागज़ हैं, वो भी क्या होंगे, काले नहीं होंगे। तो ये निष्कर्ष नंबर 2 निकलता है, यानी हमारा ऑप्शन 2 राइट होगा। अगला पढ़ते हैं। कथन और तर्क से संबंधित कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या भारत के सभी सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष कर दी जानी चाहिए। आपके तर्क कह रहा है कि हाँ, इससे सरकार को मदद मिलेगी, वे कम लागत से और अधिकतम उत्पादक सहित युवा वर्ग को रोजगार प्रदान करें। नहीं, सरकारी अनुभवी कर्मचारी की विशेषज्ञता से वंचित हो जाएगी, इसका उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसा हमारे कथन में कहीं नहीं कहा गया। यानी हमें कथन के तर्क में हमेशा पॉजिटिव सोचना है। ठीक है। तो इससे हमारा निष्कर्ष 1 निकलता है कि जब आपको 55 वर्ष की आयु वाले को, जब आप सारे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति कर रहे हैं, तो एक तो रोज़गार मिलेगा युवाओं को, बहुत बढ़िया बात है।
दूसरी बात है, जब नया कर्मचारी आएगा तो कम लागत में और अधिकतम गुणवत्तापूर्ण उत्पादकता के साथ काम करेगा, तो ये भी बेटर है। तो हमारा निष्कर्ष कौन सा निकलता है? 1 निकलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 91 से 97 के बारे में। ये क्यूब वाला टॉपिक है, गन से हमने इस क्वेश्चन को लिया है और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो इसमें हमें बात बताई गई है, पहला प्रश्न है कि 5 × 5 × 5 यानी गन की प्रत्येक भुजाएं क्या होती है? समान होती है, ये आपको ध्यान है। ये तो 5-5 सेंटीमीटर के आकार की गन के बाहर से प्रत्येक सतह पर लाल रंगों से रंग दिया जाता है, तत्पश्चात उसे 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे गन में काट दिया जाता है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि कुल छोटे गनों की संख्या कितनी होगी? यानी 5 × 5 × 5 लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई गन की 5-5 है। तब टोटल गनों की संख्या पूछ रहा है और उसको 1-1 सेंटीमीटर के छोटे गनों में काट रहा है, तो बट्टे में क्या लगाओगे? 1 × 1 × 1 कुल गन की संख्या पूछे तब 1 × 1 × 1 लगाने से कोई मतलब ही नहीं। किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो इन तीनों को जब आप गुणा करेंगे तो क्या आ रहा है? 125। तो कुल छोटे गनों की संख्या क्या हो जाएगी? 125 हो जाएगी। अगला हमें कह रहा है कि 3 तरफ से रंगे हुए कुल गनों की संख्या पूछा। जब भी आपको 3 तरफ से रंगे हुए कुल गनों की संख्या पूछे तो हमेशा उसका उत्तर आपको क्या लगाना है? 8 लगाना है। ये लॉजिक है, बहुत ही बढ़िया आंसर है। जब भी तीनों तरफ से रंगे हुए कुल गनों की संख्या पूछे तो उत्तर क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, आइए अगला हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 तरफ से रंगे हुए कुल गनों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, जब 2 तरफ से रंगे हुए कुल गनों की संख्या पूछे तो उसके लिए कुछ यहाँ मैं सूत्र बता रहा हूँ, थोड़े याद रखने होंगे आपको। n-2 × 12, n का मान आपका 5 है। ये जब 5 में से 2 घटाओगे तो क्या आ जाएंगे? 3। 3 को जब 12 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 36। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और जब आपको पूछ ले कि कम से कम 2 तरफ से रंगे हुए कुल गनों की संख्या, इस सूत्र में आपको क्या जोड़ देना? +8 जोड़ देना, क्योंकि कुल तीनों तरफ रंगे वाले कुल गनों की संख्या भी उसमें ऐड हो जाएगी। जब 36 में जब 8 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। यदि आपको पूछ लिया जाए कि केवल एक तरफ से रंगे हुए कुल गनों छोटे गनों की संख्या पूछ ली जाए, सिर्फ एक तरफ से, तो वहाँ सूत्र क्या होगा? n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6 कर देना। यानी n मान क्या है? 5 में से 2 गए 3, 3 का स्कोर क्या हुआ? 9, और 9 को जब 6 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 54। और कुल रंगहीन छोटे गनों की संख्या पूछ रहा है, रंगहीन जिनमें कोई भी रंग नहीं रंगा हुआ है, तो n-2 का होल क्यू होगा। यानी 5 में से 2 गए तो 3, 3 का क्यू क्या होता है हमारा? 27 होता है। ठीक है, और यदि ये पूछ ले कि कम से कम एक तरफ से रंगे हुए कुल छोटे गनों की संख्या पूछ रहा है, तो वहाँ आप क्या लगाएंगे? कम से कम एक तरफ यानी अधिकतम सारे हो सकते हैं, तो इसमें टोटल वाले हो जाएंगे। वही समस्या है, n³ - n-2 का क्या कर देंगे आप? होल क्यू कर देंगे, या n बड़ा भी लिख सकते हैं। तो 5 का क्यू क्या हो गया? 125। टोटल में से आप क्या कर देंगे? ये वाला भाग काट देंगे, तब आप क्या आ जाएंगे? कम से कम एक तरफ से रंगे हुए कुल गनों की संख्या आ जाएंगे। तो 5 में से 2 गए तो 3 हुए, 3 का क्यू क्या हो गया? 27 घटाओगे तब हमारे पास में क्या आंसर बच जाएगा? 25। ये 2 घटा दिए तो 98 हो जाएंगे। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में घनाभ, अच्छा त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन लिया हमने। और कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कितने त्रिभुज हैं, ये बहुत बार पूछा गया है। तो ये इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं? तो यदि आप यूँ देखें तो ये वाली जो आकृति होती है, ये तो 1 2 3 4 आपको दिख रहे हैं, 2 इधर सामने 2 इधर, टोटल कितने हो जाते हैं इस आकृति में? 8 त्रिभुज बनते हैं। 4 तो आपको दिख ही रहे छोटे छोटे, फिर ये एक बड़ा, फिर एक ये बड़ा, फिर एक ये बड़ा और एक ये बड़ा, टोटल 8 हो जाते हैं। तो देखिए एक तो ये आकृति यह बन रही है, एक यहाँ बन रही है, ठीक है, और एक ये बन रही है। तो ये हो गए चॉइस, तो हमारे सीधे सीधे हो गए। और जब ये वाली लाइन ज़्यादा आ रही है एक, तो इसके क्या हो गए? ये 2 और बन गए। 24 और 2 कितने हो गए? 26। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है घनाभ से संबंधित लिया है।
और गनाब में भी किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है तो वो देख लीजिए। गनाब की लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है और ऊंचाई 4 मीटर है। एक गनाब को थोड़ा सा ठीक है, गनाब को बाहर से लाल रंग से रंग दिया जाए, तत्पश्चात 1 मीटर भुजा के एक छोटे गन से गनाब को काट दिया जाए। यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है जो गनाब की, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है। जब इसको काटा जा रहा है तो गन के रूप में काटा जा रहा है, गन की 1 मीटर, तो इसका मतलब ये हुआ उसकी लंबाई भी 1 मीटर है, चौड़ाई भी 1 मीटर है और ऊंचाई भी 1 मीटर है। और आपको पूछ रहा है कि कुल गनों की संख्या पूछ रहा है, तो किसी भी संख्या में जब 1 का भाग लगाओगे तो वही संख्या आएगी। तो सबसे पहले जो गनाब की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो दे रखी है, ठीक है, उसको आप क्या कर देंगे, काउंट कर देंगे। 1 मिनट, चलिए जी, ये हो गया हमारा 5 × 4 × 3, ठीक है, और बट्टे में क्या कर दिया, तो 5 चौक 20, 20 दिया कितने हो गए हमारे टोटल 60, तो कुल गनों की संख्या कितनी हो गई, 60 हो गई। यदि आपको एग्ज़ाम में यूँ पूछ ले कि 3 तरफ से रंगे हुए कुल छोटे गनों की संख्या या छोटे गनाबों की संख्या, तो हमेशा वहाँ क्या होगी, 8 होगी। और 2 तरफ से रंगे हुए कुल छोटे गनों की संख्या पूछ ले आपको, तो हमेशा n-2 आप करते ही हैं, n-2 करते थे। गन में तो सबको पता ही था कि वहाँ पे n का मान 5 था। अब यहाँ n का मान अलग अलग है, लंबाई का अलग है, चौड़ाई का अलग है, ऊंचाई का अलग है। तब आप क्या करेंगे, सब में 2-2 घटा देंगे। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, 4 में से 2 घटाए तो 2 आएगा, और 3 में से 2 घटाए तो 1 आएगा। जो ये चीज़ आई है इसका आप क्या करोगे, जोड़ करोगे तो टोटल कितने आ जाएगी आपका 6। फिर 6 को 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएंगे 24, ठीक है। इसका जो सूत्र है L-2 गुणा B-2 प्लस B-2 प्लस H-2 और इनटू क्या कर दिया, इसमें 4 कर दिया गया, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारी थी सीरीज़ नंबर 3 रीजनिंग का संपूर्ण सार। इसमें हमने टॉप 100 क्वेश्चन लिए थे सीरीज़ 1, 2 और 3 के अंदर, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो गया होगा, लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा और इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं सारे टाइप के, इन 11 टॉपिक के, कि जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आते हैं और आएंगे और आते रहेंगे, वैसे क्वेश्चन हैं। आप इस वीडियो को, इस सीरीज़ को 1, 2 और 3 रीजनिंग वाली को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें और अपना फ़ायदा उठाएं। और जल्द ही, हमारी आशा ये है कि आप जल्द ही एक सरकारी नौकरी मुकाम पर पहुँचें। धन्यवाद। मिलते हैं हम आपको एक नए वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।